एक बच्चा यहाँ पर पूल के अंदर छलांग लगाता है अपनी माँ को बचाने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी माँ जो है वो पूल में नहा रही थी और उनको दौरा पड़ने लगता है पूल के अंदर ही। तो ये जैसे तैसे अपनी माँ को पकड़कर यहाँ से वो लेकर आता है सीढ़ियों तक का। तो यहाँ पर इनको सांस नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखना कितनी हिम्मत से ये जो बच्चा है अपनी माँ को थामे रखेगा और छोड़ेगा नहीं। एज जो है इसकी ओनली 10 साल है, पर फिर भी यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर देखना, वेट करना अभी यहाँ पर। अभी एक कोई बड़ा इंसान यहाँ पर आएगा, एक बुजुर्ग आदमी, तो वो यहाँ पर सिचुएशन को फिर थामेगा। सबसे बड़ी बात यार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब इंसान के हाथ पैर कांपने लगते हैं। सोचो इस बच्चे की जगह अपने आप को रखकर 1 मिनट, और हाथ में अपनी खुद की मम्मी है, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इंसान। ऐसा लगने लगता है कि पैरों तले से ज़मीन जो है वो खिसक गई है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक बार फील की है, आप लोगों को बताऊंगा अभी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई टेंशन आए, इतनी कम से कम अपने अंदर क्षमता पैदा कर लो कि उस टाइम पर आप लोग अपने आप को थाम सको, उस टाइम पर आप लोग अपने आप को संभाल सको, तो बहुत सारी बड़ी से बड़ी अनहोनी होने से बच सकती है। पर लेकिन ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोगों को संभालना आना चाहिए अपने आप को। जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा तो कवर की गई। यहाँ पर ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा ये न्यूज़ कवर की गई, और जो बच्चा है उसकी बहादुरी की सराहना की गई। क्योंकि अगर ये टाइम पर ये जो डिसीजन इस बच्चे के द्वारा लिया गया है, ये डिसीजन ये बच्चा न लेता तो इसकी माँ की जान जा सकती थी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपने से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, जैसे घर पे नहीं बैठे रहते हैं ऐसे ही, तो मतलब बैठे मेरी मम्मी के साथ में बातें कर रहे थे, तो ऐसे नहीं होता है कि एकदम शरीर कांपने लगता है पूरा, पता नहीं क्या हुआ, एकदम शरीर कांपने लगा उनका। तो जैसे ही एक तरीके से उनको कांपते देखा मैं, मेरी ज़मीन तले वो है पैरों तले से ज़मीन खिसक गई एकदम। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो जैसे तैसे वहाँ पर मतलब उनको बैठा कर मैं भागा डॉक्टर के पास में गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, और मैं रो रहा डॉक्टर के पास में जाके। तो मतलब डॉक्टर आए, तो फिर मतलब उन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया और चीज़ें जो हैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तो वहाँ पर मतलब डॉक्टर खाला की बारे में मजाक उड़ा रहे थे कि इतना बड़ा होकर रो रहा है। समझ रहे हो आप मतलब सिचुएशन? जब यार ये सारी चीज़ें अपने ऊपर बीतती है ना, तो मुझे वो चीज़ एकदम याद आई हल्का सा। कई बार आप लोगों को ये चीज़ ज़िंदगी में देखने को मिलती है। उस टाइम पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा अपने आप को होश में रखने की कोशिश करो, और इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आप लोगों को जीएस पेपर 4 है ना एथिक्स के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएगी। अगर आप लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की अच्छी नहीं होगी, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगर आप लोगों की अच्छी नहीं होगी तो ज़िंदगी में आप लोग बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो लेने में हमेशा आप लोगों को दिक्कत आने वाली है, और ये आप लोगों की लाइफ में हमेशा ट्रबल यानी कि प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत क्रिएट करने वाली है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी से अपनी लाइफ में तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 तारीख है यार, बहुत ही शानदार आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस रहने वाला है। सबसे पहले तो वेलकम टू द स्टडी लवर फैमिली। जो उठ गए हैं अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि बैलेंस डाइट आप लोगों को मिलने वाली है, और ये जो बैलेंस डाइट होगी पूरी शाम तक का आप लोगों का पेट भर कर रखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सेक्शन रहेगा अच्छे से कवर करूंगा। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट लोकेशन, पर्सन इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों का यहाँ पर कवर होने वाला है। और आज आप लोगों के लिए 2 चीज़ें ऐड की गई यहाँ पर। बताइएगा इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। मुझे पर्सनली लगा इसको ऐड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 चीज़ें ऐड की है यहाँ पर। एक तो चीज़ यहाँ पर जो नहीं ऐड की है वो मैंने की है आप लोगों के लिए सी सेट का क्वेश्चन, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन डेली आप लोगों को एक दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना हुआ करेगा। उसका आंसर 2 तरीके से है, या तो मतलब उसका आंसर आप लोगों को पीपीटी में प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। ये है क्योंकि सी सेट की क्लासें लेने बैठूंगा तो फिर एक अलग ही डायरेक्शन में चीज़ चली जाएंगी। पर हाँ, ये एक ऐसी चीज़ थी जो बची हुई थी बैलेंस डाइट को कंप्लीट करने में। कई सारे बच्चों के द्वारा ये सलाह दी गई, तो इसका आंसर डेली आप लोगों को पीपीटी में मिल जाया करेगा, जिससे कि जाकर आप लोग उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया करूंगा, पीपीटी के अंदर आप लोगों को बता भी दिया करूंगा आंसर अगले दिन, अगर चाहो तो हल्का सा बता दिया करूंगा आंसर में। पर लेकिन डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसको। एक तो ये ऐड किया गया है, बताना ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही थी पर्सनली मुझे ऐड करना चाहिए, कई सारे बच्चे जो हैं कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे आप लोगों के नेचर में और आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, वो है कमेंट ऑफ द डे। यानी कि जो भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी कि कुछ डिफरेंट सा किसी ने शेयर किया है और वो आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में, आप लोगों के डिसीजन लेने में आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, तो वो कमेंट में डेली यहाँ पर इंक्लूड करूंगा।
जैसे कि यहाँ पर जो नेहा है, इनके द्वारा बड़ी ही शानदार बात शेयर की गई और पर्सनली मुझे दिल से बात अच्छी लगी। इनके द्वारा बोला गया कि मेरे जो फादर साहब हैं वो एक सफाई कर्मचारी हैं, और जैसे कि सफाई कर्मचारी जब कहीं पर काम करने जाते हैं तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कई बार कुछ पैसे देकर या फिर नहीं सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अपने पापा को बोल रखा है कि आपको किसी से भी पैसा नहीं लेना, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसकी आपको सैलरी मिलती है। तो ये बात मुझे सुनकर मतलब अंदर से, मतलब ये नहीं कहते, अंदर से रेस्पेक्ट आई यार निकल के इनके लिए। तो सबसे पहले तो अंकल जी को नमस्ते बोलना मेरी साइड से। और यार ये इस तरीके से आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग खुद भी अपने पेरेंट्स से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब इनके द्वारा लिखा गया कि SLV फैमिली मेंबर है, तो देखो इस तरीके से हम लोग को चेंज लेके आना है। एक ऐसा ही कमेंट यहाँ पर किया गया, इन्होंने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ UPSC लिखा है। इन्होंने बोला कि सर कल आपने जब पुलिस के बारे में बात की तो एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि नॉर्मली पुलिस के बारे में लोगों की नेगेटिव इमेज रहती है। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है आज के डेट में, ये पुलिस के अंदर में यहाँ पर काम कर रही हैं। तो जो यहाँ पर पुलिस के अंदर क्राइम ब्रांच है उसमें यहाँ पर ये काम करती हैं। तो इनके द्वारा जो टारगेट रखा गया है वो है यहाँ पर आगे चलकर IPS बनना। और इसके चलते यहाँ पर ये जो भी करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना चाहती हैं, यानी कि इंसान जब किसी सिस्टम में होता है ना उसको समझ में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों के अंदर का कैरेक्टर आप लोगों का दिखाती हैं कि आप लोग किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर वाले उसमें पैसे लेने में कोई दिक्कत तो जा नहीं रही है, 2 मिनट में पैसे लेके इंसान जो है पॉकेट में रख सकता है, पर लेकिन पैसे को मना कर देना उस टाइम पर कि जो मेरा काम है, मैं सैलरी की वजह से यहाँ पर ये मुझे मिल रही है मेरे काम की, तो ये अपने आप में आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेकर आएगी उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 नई चीज मैंने ऐड की है, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। बाकी तो लेक्चर में आप लोगों को सारी चीजें पता ही है। इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी आप लोग की वीडियो के एंड में, इसी के साथ में वोकैबुलरी रहेगी, आंसर राइटिंग के क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा उत्साह बनाए रखिएगा वीडियो के एंड तक जिससे कि आप लोगों की बैलेंस डाइट जो है वो आप लोग अच्छे से पेट भर कर जाए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में है तो इनका नाम आप लोगों को बताना है और कौन है ये पर्सनैलिटी, ठीक है। वैसे तो बोला जाए तो सेलिब्रेट करना चाहिए, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद में इंसान जो है वो जा रहा है, पर लेकिन जाते जाते हमारा ये दे जाना था बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें चलिए यार जो भी है, मतलब कहने का ये है कि मतलब है तो आखिर हमारा ही, अब क्या ही बोले इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट डे से पहले कोटेशन में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक छोटा सा एक शब्द भी आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए या फिर ऐसे राइटिंग के लिए आप लोग ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में अगर लिखने के लिए कुछ आ जाए और मोरालिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, यानी कि शिक्षा और इसी के साथ में नैतिकता के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो ये कोटेशन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है, बोला गया टू एजुकेट ए पर्सन, मतलब किसी पर्सन को अगर एजुकेट करना है, टू एजुकेट ए पर्सन इन माइंड, मतलब एक पर्सन, एक तरीके से आप लोग इसका इस तरीके से देखिएगा कि मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसको एक से तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि उसके माइंड को बस एजुकेट नहीं करना है, तो उसकी मोरालिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। तो टू एजुकेट ए पर्सन इन माइंड एंड नोट इन मोरल्स इज टू एजुकेट ए मीनेस टू सोसाइटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर, इसमें अगर आप लोगों को याद रखना है तो मैन हो गया और एस हो गया। तो मैन यानी कि इंसान और एस यानी कि चोटी पर पहुंचना, यानी कि एक तरीके से ऊंचाई पर पहुंचना आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये आप लोग याद रखेगा। पर लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये खतरा हो जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एजुकेटेड भी है, तो आप लोग बोल सकते हैं ओसामा बिन लादेन साइंटिस्ट है, पर लेकिन क्या हुआ, एक टेररिस्ट बन गया। द ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल, डॉक्टर जैकोल शक्तिमान का, ठीक है। तो ये सोसाइटी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर इंसान पढ़ा लिखा हो और उसके अंदर मोरालिटी नहीं है तो वो सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। तो ये शब्द जो है आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाएगी जो कि एथिक्स के अंदर डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 सितंबर है, इंपॉर्टेंट डे है, जिसके बारे में आप लोगों ने नॉर्मली लाइफ में कभी ना कभी फील भी किया होगा कि सुसाइड करने का मन इंसान का करे कई बार। तो उस टाइम के बारे में उसके साथ में अगर कोई सपोर्टर है तो यहाँ पर आप लोग इंसान की जान भी बचा सकते हैं। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, तो यार ये इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को कभी ना कभी लाइफ में जरूर एक बार फील होता है कि यार बस जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। आप लोग बताइए ऐसा कभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पर लेकिन ये इस धरती की सबसे घटिया चीज मुझे लगती है। क्यों?
क्योंकि एक इतना प्यारा सा खूबसूरत सा जीवन मिला हुआ है यहाँ पर, उसको इंजॉय करने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं। पर लेकिन सुसाइड कर कर एक तरीके से हम लोग भाग रहे हैं। एक कायरता की निशानी नॉर्मली सुसाइड मानी जाती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को एक प्रोडक्टिव रिजल्ट में बदल कर नहीं जाती है, वो और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाती है जिन्होंने आप लोगों को पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचा है। तो सुसाइड हमेशा, अगर आप लोग चाहते हैं इससे डिस्टेंस बनाकर रखना, तो अपने आसपास में एक दो इंसान ऐसा रखिए जिस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि आप लोग की मजाक ना उड़ाए आप लोग की बातें सुनने के बाद में। तो इससे क्या रहेगा, हमेशा आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहोगे, जो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स थे कि हाँ यार तुम कर सकते हो, हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें कि यार टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो रोल प्ले कर सकते हैं वो आप लोग के मदर एंड फादर हो सकते हैं, अगर आप लोग उनके साथ में दोस्ती कर पाते हैं तो। मदर और फादर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी सी यहाँ पर कि बच्चों के साथ में जो गैप है वो थोड़ा सा कम किया जाए, तो सबसे बेस्ट वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि मदर और फादर जो हैं वो ऐसे इंसान हैं जो आप लोगों के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी खर्च करने के बाद भी कभी उसकी पेमेंट नहीं लेंगे। वरना इस दुनिया में कोई जरा सा भी काम आप लोगों के लिए करेगा तो वो आप लोगों के लिए फ्री में नहीं करेगा, पर माँ बाप कभी आप लोगों से अपनी जिंदगी में किसी भी चीज़ का पेमेंट नहीं मांगेंगे। वो आप लोगों के ऊपर पूरी जिंदगी भी निछावर कर देंगे, फिर भी आप लोगों से एक पैसा नहीं मांगेंगे। तो ये होती है माँ बाप। तो इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि आप लोग माँ बाप को अपना दोस्त बना सकते हैं, पर यहाँ पर आप लोगों का छोटा बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है जिसमें रियलिटी में आप लोगों को ट्रस्ट हो, और जो आप लोगों की गलत टाइम पर आप लोगों का मजाक न उड़ाए या आप लोगों की कमजोरियों का फायदा न उठाए। तो बात की जा रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो ये थीम भी है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में भी बन सकता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। ये वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ओके, दो पहले छोटी न्यूज़ कवर करूंगा मैं यहाँ पर, उसके बाद में फिर बड़ी न्यूज़ लूंगा, और उसके बाद में फिर वीडियो के जो लास्ट पोर्शन में हम लोग जाकर देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में कई सारी बातें, जिसमें छोटी छोटी न्यूज़ भी रहेंगी, वन लाइनर भी आप लोगों के देखने को मिलेंगे। वहाँ पर काफ़ी मजा आने वाला है। क्वेश्चन भी दूंगा वहाँ पर, चार क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों को देखने को मिलती है, और आज एक सीसेट का भी क्वेश्चन होगा। इसी के साथ में बांग्लादेश वाला आर्टिकल जो है मैंने बोला था कई दिनों से, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा काफ़ी डिटेल में, और बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आर्टिकल की नहीं है पर बेसिक है, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मतलब मजा आने वाला है, कहने का मतलब ये। तो पेटी बांधकर बैठ जाइए, और जिसको लग रहा है कि सवारी थोड़ी लंबी चलने वाली है तो पहले ही गाड़ी से कूद जाना, क्योंकि लंबी होने वाली है तो होने वाली है। देखो यार, मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं है, ठीक है, कि मुझे बोले कि तुझे लेक्चर छोटा करना है, बड़ा करना है। मेरा मन करता है पढ़ाने का, पढ़ा देता हूँ जितना मन करता है। कल लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया तो कई सारे मेल आ गए कि सर क्या चल रहा है, सर ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो वो चीज़ें जो हैं यार, देखो मेरा मन है पढ़ाने का तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर नहीं कर पा रहे हो, छोड़ना है, मतलब वो आप लोगों के ऊपर है। पर मेरे से यार जब मन है तो उसमें जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे कल LGBT कम्युनिटी वाला टॉपिक था, उसमें एक बच्चा कह रहा है सर 20-22 मिनट का टॉपिक हो गया वो। आप लोग उस टॉपिक को देख रहे हो, आप लोग ये नहीं देख रहे कि उस टॉपिक में मैंने कितने टॉपिक कवर कर दिए, जो सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बता दिए। इसी के साथ में आप लोगों का जो प्रेजेंट टाइम पे जो थेरेपी के बारे में बात की जा रही है वो आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में यहाँ पर अभी आगे सिचुएशन को किस तरीके से लेकर चला जा सकता है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला एक्ट कानून आया था किन्नर जो समुदाय के लिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में उनमें डिफरेंस क्या है जो मुझे समझ में आने में काफी दिक्कत होती थी। देखिए आप लोग जो है ना, जो रेगुलर सुन रहे हैं, उनको तो लगता है कि ये सारी चीजें पता है, पर उससे सोचो कोई आज पहली बार कोई बच्चा आ गया वो पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहली मैंने पढ़ाया था तब भी कई सारे बच्चों ने बोलता सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देना। तो यार मेरे पास में मेल आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, तो मुझे वो भी ध्यान में रखना होता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा लिया करो आगे, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने वो इस तरीके से समझ में आ रहा है तो वो उस तरीके से थोड़ा देखा करो, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। और बाकी देखो यार, सबको साथ में लेकर चलना है, तभी तो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है सबका साथ सबका विकास, तभी तो आगे बढ़ेगा, वरना पीछे छोड़ के थोड़े ना चला जाता है परिवार के मेंबर को। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा टैक्स के बारे में। आप लोगों को ये पता है कि हमारी कंट्री में जब टैक्स के बारे में बात करते हैं तो हर एक इंसान जो है वो टैक्स दे रहा है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जो कल ही पैदा हुआ है ना, वो भी टैक्स दे रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। कैसे छोटा सा बच्चा कैसे टैक्स दे रहा है? छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, उसको हगीज पहनाया जा रहा है, ठीक है, उसको एक छोटा सा और कुछ नहीं तो उसको टॉवल में तो लपेट दिया गया ना लाकर, वो टॉवल भी जो खरीद कर लाया गया उस टॉवल के ऊपर भी टैक्स लगा है। तो यानी कि छोटे से बच्चे का कोई छोटा सा प्रोडक्ट भी आ गया, उसकी दूध की पीने की बोतल आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग समझ सकते हैं। और एक ऐसा इंसान जो कि 4 पाई पर पड़ा हुआ है, जो दवाई खा रहा है, ठीक है, एक तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक बीमार कंडीशन में हो गया है, तो वो इंसान भी टैक्स पे कर रहा है। ये टैक्स कौन सा होता है? ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाकर ये टैक्स पे नहीं करते, पर लेकिन आप लोग ही पॉकेट में से निकलता रहता है। ये वीडियो सुनते सुनते भी आप लोग टैक्स पे कर रहे हो, ऐसा कैसे? बताइए सर।
वो ऐसे क्योंकि आप लोगों का इंटरनेट खर्च हो रहा है, और वो जो इंटरनेट आप लोगों ने लगा रखा है, वो इंटरनेट जो आप लोगों ने रिचार्ज किया है, कभी देखना उसमें टैक्स आप लोगों का रहता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कभी देखना उसके ऊपर आप लोगों का जीएसटी लगा हुआ मिलेगा। इसी के साथ में आप लोग पेट्रोल डीजल जो भरवाते हो, उसमें आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी चीज़ आप लोगों के आसपास में है ना, आप लोगों ने खरीद के लेकर आई है, उस हर एक चीज़ पर आप लोग टैक्स पे कर रहे हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पर लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, वो बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? ऐसा जो हम लोग डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को देते हैं, ले भाई ये टैक्स हमारा है, हमने इतनी कमाई की है, ये टैक्स हम तुमको देने आए हैं। इसमें नॉर्मली दो ब्रॉड कैटेगरी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, वो एक तो होता है इनकम टैक्स, जो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप लोग फाइल करते हैं, तो एक तो आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जैसे मैं अगर टैक्स दे रहा हूं पर्टिकुलर अपनी इनकम के ऊपर, तो वो मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स दे रहा हूं इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि मैं खुद। पर लेकिन अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर टैक्स पे कर रही है, तो ये कंपनी का इनकम टैक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि मैं अपना इनकम टैक्स दूंगा, कंपनी अपना इनकम टैक्स देगी, उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, या कॉर्पोरेट टैक्स नॉर्मल भाषा में आप लोग बोल देते हैं। तो अच्छी बात यहां पर यह है कि ये इंक्रीज हो गया है। फिलहाल हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है पहले साल के कंपेयर में। तो बोला जा रहा है कि 25% यहां पर बढ़ गया है। तो यहां पर जो पर्सनल इनकम टैक्स है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहां पर ये 44 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये बढ़ गया है, और अभी यहां पर 6 लाख करोड़ आप लोग इसको बोल सकते हैं। नंबर याद रखना है क्या? नंबर याद मत रखना, यूपीएससी नॉर्मली नंबर नहीं पूछता है, पर कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं वो जरूर याद रखिएगा। अभी मैंने क्या बोला, अच्छी बात है कि ये टैक्स बढ़ गया है। आप लोग बोलेंगे सर टैक्स जा रहा है पॉकेट से निकल कर सारी कमाई जा रही है, आप बोल रहे हो अच्छी बात है। ऐसे कैसे अच्छी बात है यार, ये तो हम जैसे तैसे करके पैसे कमाते हैं, टैक्स लेके चले जाते हैं। अच्छी बात इसलिए है कि जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है ना हमारे देश का, तो इसका मतलब ये है कि जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, और जो गरीब है वो कम टैक्स पे कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स का ये फायदा होता है। जो भी अमीर अमीर कंट्री है ना, अगर आप लोग विदेशों में जाओगे, दूसरे देशों के बारे में बात करोगे, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये वो देश हैं जो कि ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आप बोलोगे कि सर इससे फायदा क्या है? इससे यार ये फायदा है कि जब डायरेक्ट टैक्स यहां पर लगता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये इंसान जो है जितना अमीर होगा उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना टैक्स पे करेगा, क्योंकि डायरेक्ट देना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट में क्या रहता है, मान लीजिए आप लोगों ने कोई मोबाइल का कोई पर्टिकुलर जो रिचार्ज करवाया, अब प्लान 1 महीने का, सामने वाले ने 1 महीने का करवाया, आप लोगों की इनकम जो है वो है मान लीजिए 50,000 रुपये महीना, सामने वाले की इनकम है 50 करोड़ रुपए महीना, पर लेकिन मंथली का जो प्लान होगा वो भी उतना ही पैसा देगा उसको, आप भी उतना ही पैसा दोगे। तो ये यहां पर इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। पर लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। तो इसीलिए जो अमीर कंट्री हैं वो ये कोशिश करती हैं कि उनका प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो ज्यादा रहे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा रहे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम होता चला जाए। जीएसटी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि सारे जो भी छोटे छोटे जो टैक्स थे हमारे देश में, वेट वगैरह, ये सारे इनको इकट्ठा करके हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉपर टैक्स बना दिया जिसको जीएसटी बोला। कौन सा संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, एक तो आप लोगों को ये बताना है, और जीएसटी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में यूपीएससी के क्वेश्चन देखना जाकर पुराने, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुझे बताना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी एक प्यारी सी जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, चाइना ने जो है वो अपने हथियार टेक दिए हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर जो है अभी ये क्या कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन चाइना वो नेवला है जो कि आप लोगों को कभी भी आकर काट सकता है, यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं चाइना के एक तरीके से एक ऐसा इंसान है, आप लोगों को बोलूं चिकना घड़ा बोलते हैं ना, चिकना घड़ा, ठीक है, वो चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इसका कोई एक तरीके से ऐसा नहीं कि आज ये बोल रहा है कल को आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं किधर को भी पलट सकता है। अभी फिलहाल ये इतना उन्हें कहता है एक तरीके से मनोहर हमारे लिए इतना ही क्यों रहा है, यानी कि हमारे ऊपर इतना क्यों ये अच्छी एक तरीके से बातें कर रहे हैं कि हाँ ठीक है यार रिलेशन सुधार लेते हैं। देखिए आज की डेट में ना चाइना को दिख रहा है कि यूएसए जो है तेरे अपोजिट में आगे खड़ा हो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यूएसए ने क्या किया, अभी पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। ये पूरा गेम आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो मैंने आप लोग कई बार बताया भी है। आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता है, ये बात आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। हर एक इंसान जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बैठा हुआ है वो अपने फायदे के लिए बैठा हुआ है। जो आज की डेट में आप लोग जिसको आप लोग बोलते हो कि हाँ यूएसए हमारा दोस्त है, इतनी हेल्प कर रहा है हमारी, यही यूएसए एक टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। इमर हमारे ऊपर यहाँ पर
अटैक करने के लिए इसने पूरा जहाजी बेड़ा भेज दिया था कि हाँ इंडिया के ऊपर अटैक किया जाए, और यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर आ भी गया था। वो तो गनीमत है रसिया की कि उस टाइम पर यहाँ पर रसिया के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रसिया ने बोला कि तुम चलो हम आते हैं, तो यहाँ पर रसिया भी आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएसए रुक गया क्योंकि बड़ा एक टकराव होने वाला था। तो पाकिस्तान के लिए इस हद तक ये आकर यहाँ पर जो यूएसए गिर गया था। अब इसको क्या दिख रहा है, पाकिस्तान जो है काफी हद तक चाइना के कंट्रोल में आ चुका है, और आज की डेट में जो इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं रसिया की ओर आप लोगों को टिल्टेड यहां पर देखने को मिलता है। तो एक तो टाइम पर उसने छोड़ दिया था, इसीलिए इंडिया को वो अपने एक फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी थी, या तो यूक्रेन की थी या रसिया की थी, और तीसरे नंबर पर हमारी थी। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि गांव बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा, तो वाली बात हो रही थी कि मतलब हमारा डिंडोरा फालतू में बैठ रहा है भाई साहब। तो ये सिचुएशन कहां से निकल कर आई, क्योंकि इसको पता है कि इंडियन ओशन में यही एक ऐसा देश है जो कि यहां पर चाइना को टक्कर दे सकता है। तो इसलिए इंडिया को अपने फेवर में करने के लिए क्वाड की बात कर ले आप लोग, चाहे कुछ भी कोई भी आज के दिन में जो मीटिंग हो रही है, हर जगह प्रेशर बनाने की कोशिश की। मोदी जी ने बोला देख यार बाइडन, जो फालतू की बातें हैं वो चारों की मीटिंग से बाहर रख, यानी कि हम यहाँ क्वाड किस लिए बना के बैठे हैं, बायलैटरल मीटिंग किस लिए कर रहे हैं हम लोग, वो हमारी बातों पर चर्चा होगी। अगर तुमको बात करनी है यूक्रेन की और रशिया की तो उसके लिए है यूनाइटेड नेशन, वहां पर जाकर तुम माथा पिटो, हमारे सर में दर्द मत करो। तो यहाँ पर जो मोदी जी के द्वारा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का जो स्टेप रहा कि हमारे जो फायदे में रहेगा, फायदे में बात करेगा, हम लोग उसके साथ में जाएंगे, क्यों नुकसान करें तुम्हारे प्रेशर में आकर। तो उसके चलते अभी इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि तुम रसिया के पास जा रहे हो तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट वे में चाइना को भी सपोर्ट जा रही है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो भाई भाई हैं, या फिर आप लोग मतलब एक तरीके से भाई भाई क्या लोग है, जो भी आप लोगों को लगे आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर कंडीशन ये है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर कि आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो चाइना ने दहेज देकर पूरा खरीद लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के डेट में पूरा कंट्रोल आप लोगों को पाकिस्तान के ऊपर चाइना का देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन अभी ये है कि अगर यूएसए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है तो चाइना को हथियार देने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को यूएसए अपना पकड़ा दे रहा है। तो इस तरीके से समझ सकते, तो इंटरनेशनल लेवल इतना कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यूएसए भाई साहब इतना गिरा हुआ देश आप लोग इसको बोल सकते हो, मतलब कहने के लिए सही है, कैपिटलिस्ट कंट्री है भाई साहब, अमीर देश है वो सही है, पर लेकिन ये अपने काम निकलवाने के लिए इस हद तक गिर सकता है, शायद ही इस दुनिया में कोई देश गिर सकता है। ये मैं आप लोगों को लिखवा के ले लो, पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे ना, जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओगे तो आप लोगों को इसकी कुक्रम जो है ना, कुक्रम आप लोगों को इस देश के समझ में आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई परमानेंट दुश्मन, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। ठीक है, जब हम लोग यूएसए की तरफ को ज्यादा टिल्टेड होने स्टार्ट हुए, रशिया ने भी पाकिस्तान को यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो बैलेंस बनाना वही सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लाइफ में आप लोग बैलेंस बनाते हैं, जिस तरीके से नहीं, लाइफ में आप लोग को पढ़ाई भी करनी है, आप लोग घर वाले भी देखने हैं, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। ये सारी चीजों में बैलेंस बनाकर जो निकल गया वही सिकंदर है, और नहीं तो अच्छों की गड्डी डूब जाती है। तो यार अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि कोई भी चीज ऐसी है जो आप लोग का पैर पीछे को खींच रही है, उस चीज को वहीं पर ही छोड़ देना, क्योंकि आगे लेकर चलोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी है। पर लेकिन आसान डिसीजन नहीं होगा, मैंने बोल दिया और आप लोगों ने बटन दबाया और छुड़ गया, कंट्रोल ऑल और डिलीट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को कुछ कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर लाइब्रेरी में जाके देखोगे ना, जो लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में भाई साहब, आंखें गड़ा गड़ा कर लोग जो है 10-10 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, और जब एग्जाम आता है तो और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लोग। आप लोग लग रहा है कि अगर आप लोग घर पे किसी कोने में कंफर्ट जोन में बैठे हो तो बहुत सही तैयारी चल रही है, मजा आ रहा है, दिन में 1-2 घंटे देख ले उसके बाद में मजे में चल रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हो। अपने आप को एक जोन में रखो, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखो, एक मिनिमम टाइम डिसाइड करो कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उतना टाइम डेली आप लोगों को रेगुलरली निकालना भी है। अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर लो एक पर्टिकुलर पैटर्न में कि हाँ यार ये इस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है, तब जाकर सिचुएशन जो है आप लोग सही तरीके से लेकर चल पाओगे। ठीक है, तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये क्यों इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है चाइना, इसलिए क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है उज्बेकिस्तान में। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मीटिंग होगी यहाँ पर G20 की नवंबर में इंडोनेशिया में, ये याद रखिएगा। ट्रायोका करके एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो कि G20 का पार्ट है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिलहाल के टाइम पे ट्रायोका में 3 कंट्री है, एक इंडोनेशिया है, दूसरा इंडिया है, तीसरी कंट्री आप लोगों को बताना है कौन सा है, ये आप लोगों को डिटेल में मैंने पढ़ाया था। टेंशन मत लेना, अगले दिन क्वेश्चन आप लोगों को सारे मिल जाते हैं। कल के भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने हैं तो वीडियो के नीचे जाना, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे।
कल के क्वेश्चन के आंसर किसके द्वारा दिए गए हैं? एसएलवी कमांडो कौन है कल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर है पूजा। तो यहाँ पर अच्छी चीज मुझे क्या लगी, देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है अपने नाम के सामने ऑफिसर पूजा। आप लोग उसको फील करने की कोशिश करने लगोगे ना, जिस दिन आप लोग कोई काम करने जा रहे हो तो अपने नाम के आगे लगा दो उसको, ठीक है, अपने नाम के आगे लगाओ और फील करो उसको अंदर से, तो आप लोग के अंदर से एनर्जी आने लगेगी उस काम को करने के लिए। आप लोगों ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अगर पब्लिकली नहीं लिखना तो अपने अपना लिख कर एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर अपना वॉलपेपर लगा सकते हो, उसका फोटो को क्लिक कर अपना किसी का जैसे एक तरीके से लगता है कोई फेवरेट आप लोगों का पर्सन है जो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे है, उसका चेहरा काटो, उसके ऊपर अपनी गर्दन चिपका दो और उसका फोटो अपने सामने लगा लो। अपने आप को फील करो, वो चीज एनालाइज करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो आप लोग वो चीजें जो है अच्छे से करने लगोगे। तो ये चीजें क्या होंगी, आप लोगों के गोल के काफी करीब पहुंचाएंगी। तो यहां पर एसएलवी कमांडो बनना है तो जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर आप लोगों को जरूर देने हैं, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर दो प्यारे प्यारे से आर्टिकल, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी थी जहां से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 16 राउंड की बात हो चुकी है पर लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन हो गया तो जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और एक यहाँ पर जो इनफॉर्मल सबमिट हुई थी यहाँ पर ममल्लापुरम में, इसके ऊपर तो सर्च कर लेना इनफॉर्मल सबमिट बाई वीर, आप लोगों को वहां पर वो सबमिट सारी मिल जाएगी क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। जब इनको कोकोनट पिलाया था हम लोगों ने ले जाकर वहां पर, मन तो करा था कोकोनट के पैसे ले लें से जैसी बदतमीजी इसने काटी, मतलब यहाँ पर बैठा है कोकोनट पी रहा है मजे में घूम रहा है गांधी आश्रम और जाती बदतमीजी काट दी अपने देश में। अब मैंने कहा यार इंसान ना मतलब थोड़ी शर्म करता है, थोड़ी तो शर्म करो। कादरी साहब होने वो अक्षय कुमार का जो डायलॉग है उसमें जोली एलएलबी में कहता है कि देखता हूँ कितना बड़ा पंडित है तू, देख अभी तेरा पंडित ही निकालता हूँ। तो उससे फिर पूछना स्टार्ट करता है, कह रहा है या अल्लाह इससे भी आगे कुछ होता है। तो मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर, वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए जो भी है, तो ये थे कुछ आर्टिकल्स। अब आगे चलते हैं, अब कुछ बड़े आर्टिकल देखते हैं जिसमें से आप लोग क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। बहुत शानदार आर्टिकल है यार ये, इसके बारे में आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एग्जामिनर की लार टपकती है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब आती है इंसानों के रहने खाने पीने सोने की, मैं आप लोगों से पूछूं कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, आप लोग 1 मिनट में बोलोगे कि रोटी कपड़ा और मकान। रियलिटी में तो यही चाहिए ना, पर लेकिन इंसान जो है इनसे एक प्रॉपर इंसान नहीं बनता है। रोटी कपड़ा और मकान अगर बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें तो जानवर को भी चाहिए, उसको भी रोटी चाहिए, उसका जो बेसिकली ने रहने के लिए कोई मकान हो, कपड़े नहीं पहनते हैं तो उनकी बॉडी पर बाल होते हैं। तो इंसानों में और जानवरों में अगर डिफरेंस की बात करें तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। नापने की कोशिश की जाती है किस तरीके से हम लोगों ने कोई स्किल एक्वायर की है, हम लोग अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए आता है निकल कर, जिसको बोलते हैं HDI, यानी कि ह्यूमन, यानी कि इंसान, उनके डेवलपमेंट का एक इंडेक्स, यानी कि एक खाका तैयार किया जाता है कि ह्यूमन कैसे डेवलप हो रहे हैं। अभी कोविड-19 ने जो है इस इंडेक्स की जो है थोड़ी सी कमर तोड़ दी। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें चेक की जाती है उनके बेस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं HDI। इसके अंदर 3 पैरामीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पैरामीटर नंबर 1 यहाँ पर बात की जाती है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इंसान जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए और उसकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए। तो आप लोगों ने सुना होगा स्वस्थ मन और स्वस्थ काया, एंजॉय करो, क्यों पढ़ते हो, उन्हें कहते हैं क्यों पढ़ते हो चक्कर इन द मोह एंड माया ये अभी नया नया अभी बना है, ठीक है कोई नहीं कहता इसको तो सीधी सीधी बात यह है, अगर इंसान के पास में हेल्थ है और उसके पास में वेल्थ है और उसके पास में नॉलेज है तो इसके अलावा इंसान को कुछ नहीं चाहिए। यानी कि एक तो बात करते हैं स्कूलिंग की कि बच्चों की स्कूलिंग कैसी हो रही है, उसके बारे में बात की जाती है, कितने लंबे समय तक वो स्कूल में जा रहे हैं। दूसरा, किस तरीके से उनका रहने का स्टैंडर्ड है, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और इसी के साथ में कितना दिन वो जिंदा रह पा रहे हैं। जिस देश में सारी चीज़ें हैं उसका HDI काफ़ी शानदार है। और वो देश कौन से हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे तो वो देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 5 कंट्री आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब मैं टॉप 5 कंट्री देख रहा था तो मैं ढूंढ रहा था कि बॉटम 5 कंट्री में यहाँ पर हमको अफगानिस्तान का नाम नहीं मिला। मैं सरप्राइज था थोड़ा, मैंने कहा अफगानिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ कैसे गया क्योंकि यहाँ पर जो 187 कंट्री है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ सूडान जो है सबसे नीचे है, फिर चैड है, फिर नाइजर है, फिर CAR है और फिर है ब्रूंदी। तो ये नीचे से टॉप करने वाले हैं, ये ऊपर से टॉप करने वाले हैं। टॉपर दोनों ही है भाई साहब,
चाहे कोई नीचे से टॉप करे चाहे कोई ऊपर से टॉप करे, कहने के लिए तो दोनों टॉपर हो गए ना। अभी आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग दोनों को कैसे देखते हो, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका 73, हमारी कितनी है 2020 में 130 थी, अब घटकर 132 आ गई है। यानी कि अगर यहाँ पर नंबर अच्छे आते हैं तो इसका मतलब हम नीचे को जाते हैं, इनका काम थोड़ा सा उल्टा चलता है। तो अभी अगर बात करें हमारी रैंक जो है 2 पायदान नीचे खिसक गई, यानी कि हम लोग इन ह्यूमन प्रैक्टिस में घुस गए, यानी कि अमानवता की प्रैक्टिस में जाते जा रहे हैं हम लोग। ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। इसमें श्रीलंका की जो है वो 73 है, यहाँ पर चाइना की जो है वो 79 है, भूटान की 127, इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है बांग्लादेश की 129, नेपाल की 143 हमसे नीचे है, और पाकिस्तान की वो नहीं कहते हैं, कई बार आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बस इससे ऊपर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया तो खैर हालांकि ये चीज़ें कंपेयर नहीं करता है, पर पाकिस्तान में चीज़ें देखने को मिलती है कि इंडिया से ऊपर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो टेंडेंसी है, खासकर अगर बात कीजिए तो ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पिक्चर यहाँ पर डाली गई है कि लोग जो हैं इस तरीके से चारपाई भी नहीं है, ज़मीन पर लेटे हुए हैं मच्छरदानी लगाकर। तो यहाँ पर कंडीशन ये खराब हो गई काफ़ी सारे लोगों की कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 जो है वो बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंडिया यानी कि भारत का वो नीचे खिसक गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो एक शब्द आता है ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा, मनी भाई। कैपिटल कैसे बनता है, आप लोग आज की डेट में एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप लोग जॉब ले लो, जॉब लेने के बाद में आप लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, और वो जो पैसा है वो फिर आप लोगों का जो है एक तरीके से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय करने लगोगे। तो इसका मतलब ये कि आप लोग अब पैसे बनाने की मशीन बन चुके हो। मशीन नहीं मतलब वर्ड थोड़ा सा वैसे बोल रहा हूँ, पर लेकिन इसका बेसिक पर्पज समझाने का ये कि जब इंसान पैसा कमाने लगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो एक तरीके से वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। उसमें इन्वेस्टमेंट किया घर वालों ने कि हाँ एक तरीके से ये बीटेक करा दी, इसको ये यहाँ पर डिग्री करा दी, किसी को डॉक्टर बना दिया, और वो पैसा कमाने लगा है, तो वो माँ बाप का जो इन्वेस्टमेंट है और वो रिटर्न देने लगा है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए समझिएगा, उसको गलत तरीके से मत लेना, ठीक है, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है उसको किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। ओके, तो ये जो पैसा है कमाना स्टार्ट कर दिया तो वो कैपिटल बन गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बात करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न दे, यानी कि अगर कल को चलकर यहाँ पर क्या की जा रही है, रोड बनाई जा रही है, ठीक है, डैम बनाए जा रहे हैं, तो ये सारा किस तरीके से यहाँ पर ये एक तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। पर लेकिन जो सैलरी जा रही है, जो पेंशन जा रही है, ये एक तरीके का खर्चा है, ठीक है। तो इनको आप लोग समझिएगा। तो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ 2 चीज़ें कौन सी है, अगर आप लोग वीडियो को पॉज कर आंसर देना चाहेंगे, ट्राई करो कि 2 ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें ह्यूमन कैपिटल बनाने की क्षमता है, आप लोग बताइए। तब तक मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नाम में लिखा है सस्टेन कराने वाले डेवलपमेंट गोल, मतलब लंबे समय तक टिके रहने वाले, उन्हें क्या टिका हुआ, यानी कि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, यानी कि लंबे समय तक टिककर चलने वाला। जैसे एसएलवी परिवार है, लंबे समय से टिककर चला हुआ है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे मेंबर हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, 2016 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं? ऐसे कितने एसएलवी फैमिली मेंबर है जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं? आप लोगों ने पहली वीडियो देखी किसी ने? तो वो वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा, किसी ने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो, ठीक है, देखिएगा मैंने किस तरीके से पढ़ा है। कभी कभी देखता हूँ ना तो मुझे खुद को भी मतलब हंसी आती है। पर हाँ एक बात थी, टॉपिक जो है वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था उस दिन। ऐसा लग रहा था मैंने कहा कोई गलती ना हो जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से आता हूँ कि हाँ घर परिवार वाले लोग हैं, गलती भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। तो अब तो ऐसी बात है। उस टाइम पर ये लग रहा था भाई साहब जो गलती हो गई ना, मैंने कहा किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया ना, मैंने कहा बेइज्जती हो जानी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नए नए दोस्त नहीं बनते हैं, उसमें देखते हैं यार इसके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में चड्डी वड्डी फ्रेंड बने घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो वही वाली चीज़ हो गई है। तो जैसे कि कोई गलती हो जाती है तो आप लोग बता देते। तो जैसे कल का ही क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, वो उसके बारे में था, क्या बोलते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो उसमें मुझे बताना था, उसमें जो मैंने कैटेगरी थोड़ी सी गलत बता दी। कैटेगरी जैसे कि वहाँ पर विनोबा भावे थे, वो थे, उनको सबसे पहले ये अवार्ड मिला था। अच्छा वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, 1958 में उनको कम्युनिटी लीडरशिप में मिला था। पर लेकिन मैंने आप लोगों को जो बताया, जो एक तरीके से CD देशमुख के बारे में बताया एक तरीके से, ठीक है, C देशमुख के बारे में, तो वो क्या था, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको मिला था 1 साल बाद में।
यानी कि 1958 में तो मिला था यहाँ पर किसको, वो मिला था यहाँ पर जो विनोबा भावे जी को, और देशमुख जी को मिला था, वो मिला था 1958 है ये, ठीक है, उनको मिला था 1959 में, यानी कि 1 साल बाद। जो विनोबा भावे जी को मिला था वो कम्युनिटी लीडरशिप में मिला था, और इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में मिला था। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर एक्सटेंड लेवल पर पूछा जाए जाकर कि बताओ कैसे मिला था अवार्ड, किस पर्टिकुलर फील्ड में मिला था, तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्जन हो जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रखिएगा ताकि कल को क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रेजेंट टाइम पर जो मिला हुआ है 2019 में मिला हुआ है, किसको मिला है, वो रवीश कुमार जी को मिला हुआ है 2019 में, और वो किस फील्ड में, जर्नलिस्ट के फील्ड में मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ओके तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आप लोगों से मैं बात करता हूँ जैसे, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही है कि सस्टेन करना है हम लोग को, एक इंसान जो है उसकी जिंदगी अच्छी होगी तो कैसे होगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह कि उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, और जिसकी हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होगी तो नौकरी तो कर ही लेगा, और नौकरी करने के बाद में फिर आगे चल के उन्हें कहते हैं गांव में देखा होगा बूढ़े की नौकरी कर ले तभी छोकरी मिलेगी, मतलब नौकरी कर ले तभी शादी होगी वरना शादी ना होने वाली है, ठीक है। तो फिर जब नौकरी लग जाती है तो इंसान की शादी भी हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ह्यूमन डेवलपमेंट गोल अगर इंक्लूड करके पूछने लगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। एक तो तीसरा गोल है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा गोल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो गोल नंबर 8वां है, ये डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यानी कि कहने का मतलब है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों से पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा कंप्लीट करेंगे, तो ये 3 गोल आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा तैयार किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और 1990 से ये प्रस्तुत की जा रही है, तो वो भी टिके हुए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। अब की बार की थीम एटलीस्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग ओवर फ्यूचर इन द वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, तो शेपिंग ओवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक तरीके से उस टाइम पर जो सेव कर रहे हैं फ्यूचर को जब दुनिया ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैंने बोला था ना आप लोगों से, एक दौर हुआ करता था 1990s का, ठीक है, फिर एक दौर आया 2008 का, ठीक है, अभी जो दौर आ रहा है वो आ रहा है 2020 के बाद का दौर देखा जाएगा। तो लगभग यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पर इस तरीके की चीज़ें चेंज होती हैं। तो इंसान जो है वो यहाँ पर इस दौर को गिना करेगा कि उस टाइम पर एक ऐसी महामारी आई थी जिसने लोगों को बर्बाद करके रख दिया, इतने सारे लोगों की जान चली गई, एजुकेशन, हेल्थ और लोगों का जॉब करने का तरीका चेंज कर दिया। पहले इंसान बोले कि घर से बैठकर जॉब कर लूँ, तो ये बोलते थे वो बीमार है इसलिए घर से बैठ के जॉब कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में घर से बैठकर जॉब करना एक नॉर्मल बन गया है, यानी कि इंसान जो है घर से बैठकर जॉब करे तो वर्क फ्रॉम होम आप लोगों को देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि घर पे जो है घर वाले परेशान हो जाते हैं मैंने बताया था ना, एक रेडियो में एक पर्टिकुलर वीडियो सुनना था, तो उसमें बोला कि फ़ोन करके बोलता है कि आपके हस्बैंड का जो है वर्क फ्रॉम होम बढ़ा दिया है, तो वो चिल्लाने लगती है दिमाग ख़राब हो गया है, यहाँ पे मेरा दिमाग चाटता रहता है, पूरे दिन चाय बना के लाओ, कहीं मोजे पड़े हुए हैं, कहीं कुछ बने हैं, तेल गीला तोल कहीं फेंक रखा है, अभी उसका वर्क फ्रॉम होम कैंसिल करो तो वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक डिसेंट तरीके का काम अगर इंसान घर पे बैठ के करे, खासकर अगर माहौल अच्छा रहे, तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 90% कंट्री ऐसी है जिसमें जो ये पर्टिकुलर रिडक्शन हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी कि मैक्सिमम कंट्री में रिडक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ ही कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें ग्रोथ है, 90% में आप लोगों को रिडक्शन यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो ड्रॉप हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, ये भी बात याद रखिएगा, 2019 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी इंटरनेशनल लेवल पर वो 72 साल थी, यानी कि आज आप लोगों की साल कितनी है, उम्र कितनी है, आप लोग उसको चेक कर लेना। और आज के बाद में आप लोग देखिएगा जब आप लोगों की उम्र जो है 72 साल हो जाएगी, वो एक एवरेज ड्यूरेशन है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि इंसान कितने दिन यहाँ पर जीता है। अभी चाइना ने रिप्लेस कर दिया है यूएसए को लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, तो वैसे तो यूएसए आगे बढ़ी, चाइना आगे बढ़ी रहा है डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, 5G इन सब चीज़ों में, मिलिट्री में, अभी यहाँ पर इसमें भी आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में चाइना जो है जल्दी एक ग्लोबल हब बना मिलेगा आप लोगों को। इंटरनेशनल लेवल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये है 72। पर लेकिन अगर बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग रहती है वो 67 से 68 आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि हमारे देश के लोग जो हैं वो इतने जीते हैं, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कम है। रीज़न क्या है, रीज़न आप लोग समझते हैं पोल्यूशन, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है।
ग्रोस नेशनल इनकम हमारे देश की कितनी है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग $6,590 के करीब। और जेंडर इनइक्वलिटी हमारे देश में जो है उसमें आप लोगों को लगभग 122 जेंडर इक्वलिटी आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि कुछ ऐसे इंडेक्स है जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिन पर हम लोग काम करना है। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट डालता है। अभी प्लास्टिक एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मुद्दा यहाँ पर बन गया है। तो ऐसी ऐसी दुनिया भर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान की लाइफ जो है वो थोड़ी सी डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है इसको लेकर। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये से दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं और यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। बोला गया डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, यानी कि हमारी कंट्री में कॉन्टिन्यूसली हाई ग्रोथ हो रही है लगातार, इंडिया स्टिल गोज विद द लोवेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि फिर भी हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लोवेस्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। तो इश्यूज क्या है इसके साथ में, किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में भी आप लोगों को बताना है। यानी कि एक तरीके से इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, सबको साथ में लेकर चलने वाला, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी अभी कि पोल्यूशन, ये सारी प्लास्टिक हमारे देश का क्या है, वर्ल्ड का क्या है, और ये सारी क्या क्या कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कैसे आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है काफी डिटेल में। तो एक प्यारा सा, सुंदर सा, नन्ना सा, मुन्ना सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। कोशिश करना 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोग लिखिएगा, बाकी जितने क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोग एक तो 250 में शब्दों में और एक 150 शब्दों में, ठीक है। 250 शब्दों वाला जो है 15 नंबर का है और 150 शब्द वाला जो है 10 नंबर का है। एक दूसरे को आप लोग मार्क्स भी दे सकते हो। क्या बोलते हैं, मार्क्स दे सकते हो, जी हाँ। जैसे कि आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए अगर कुछ दिया जाता है तो जब आप लोग आंसर लिखते हो तो एक दूसरे का आंसर जब रिव्यू करते हो तो एक दूसरे को मार्क्स भी दे सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आप लोग कोशिश क्या करो कि एक दूसरे को सपोर्ट किया करो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी अच्छे से काफी प्यारा आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका आंसर भी देखकर आप लोग यहाँ पर चीजें सीख सकते हो। ओके, क्वेश्चन पूछा गया 2012 में यहाँ पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम भी किए गए, जैसे कि यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से कनेक्ट करते हैं, 3रा, 4था, 7वां, 8वां, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या मैंने यहाँ पर आप लोगों को 7वें गोल के बारे में कुछ बोला है, मैंने आप लोगों को 8वें गोल के बारे में बोला है, 3रा और 4था यहाँ पर किसका है ये आप लोगों को बताया। तो इसमें आप लोग एक बार और देख लीजिए, 8वें में क्या था, डिसेंट वर्क था, 7वें में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी कोई बोला है, नहीं बोला है, एजुकेशन, हेल्थ और डिसेंट वर्क, ये 3 बोले हैं मैंने, ठीक है, 3, 4 और 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो आंसर क्या हो गया, 3, 4 और 7, 3, 4 और 8, ठीक है। तो ये कौन सा है, 1, 2 एंड 4। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने हैं ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ, वरना कंफ्यूजन रहता है। एक और यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, करेक्ट आंसर बताना है। पब्लिश की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो यहाँ पर रिपोर्ट ऑफिस है फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, जो प्रोग्राम ऑक्सफॉर्म रहता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा थीम बोला गया अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग ओवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो आप लोगों को मैंने बताई अभी। तो पहले वाले का क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है सरासर। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। अभी मैंने आप लोगों को समझा यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुके हैं, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है अगर क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी जो इंडेक्स है वो डेवलप किया जाता है ऑक्सफॉर्म पुअर्टी और इसी के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी मैंने बताया वो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। यहाँ पर बात की जा रही है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के बारे में, यानी कि अलग अलग डायमेंशन में जब पुअर्टी हम लोग देखते हैं, गरीबी देखते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा सही है। बोला जा रहा है यहाँ पर डेप्रीवेशन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, ये एसेट्स एंड द जो सर्विस एट द हाउस होल्ड लेवल। दूसरा बोला गया परचेजिंग, जो पावर प्रायोरिटी पे फोकस किया था है। तीसरा बोला गया बजट डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसमें याद रखिएगा 10 इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, इसमें हेल्थ में आ जाता है 1/3 इसका। दूसरा एजुकेशन के बारे, स्कूलिंग और इसके साथ में अटेंडेंस कितनी है स्कूल में, ये आप लोग एजुकेशन में आ जाता है। और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, कुकिंग है, ये घर में क्या हाउस होल्ड, ये फलाना निमकाना एसेट्स, इसमें कहीं भी आप लोगों को यहाँ पर सेकंड और थर्ड देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए ओनली फर्स्ट है। तो ये याद रखिएगा, ये इंडेक्स इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये यहां पर दे रखा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इसमें 10 इंडिकेटर देखे जा रहे हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोल दिया। और वहां पर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें, उसमें 3 इंडिकेटर देखे जाते हैं। तो दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। तो काफी शानदार आर्टिकल था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। और जब यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रैक्टिस भी होती है, तो यार उसको फिर थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो। क्योंकि देखो मुझे तो प्रॉब्लम ही होती है डिकोड करने में, अपलोड करने में, सारी दिक्कत मुझे झेलनी पड़ रही है। पर लेकिन टॉपिक जिस तरीके से मैं कवर करने की सोच रहा हूँ, शांति में, हाबड़ ताबड़ में नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने। जितना खा के जा रहे हो उतना पचा लो, उतना कम से कम आप लोग अटेम्प्ट करके आओ और आंसर दे के आओ। तो ये मेरा बिल्कुल टारगेट है। तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। आगे जो टॉपिक कवर करूंगा अभी, वो भी बहुत शानदार रहने वाले हैं। जैसे एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, अभी इसके बारे में बात करें जो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में और भी आर्टिकल है काफी शानदार, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अंत तक जो है आप लोगों को अपना मोटिवेशन बना के रखना है, इंजॉय करते चलो। ऐसा नहीं है आप लोगों को चीजें रटनी है, एक नॉर्मल एक लहजे में लेक्चर को देखते चलो, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। और फीडबैक जरूर दे देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है। लाइक डिसलाइक करके 1 मिनट में लगता है उसको बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे और यूट्यूब को भी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार आर्टिकल होने वाला है। एक तरीके से जो आप लोग का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के साथ में। यहां पर आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी के साथ में एमसीक्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग कवर कराऊंगा, ताकि आप लोग इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को अच्छे से समझ सको। तभी आप लोग प्रॉपर वे में यहाँ पर आंसर राइटिंग और सारी चीजें कर पाओगे। इवन इंटरव्यू में भी कल को कोई पूछ ले कि भाई साहब चक्कर क्या चल रहा है बताओ तो सही। आप लोग अगर पर्टिकुलर एरिया से आते हैं जहां बांग्लादेश के साथ में हमारे स्टेट के बॉर्डर टच करते हैं, तो वहां से आप लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है आप लोगों के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, हमारा देश जो है वो टोटल मिलाकर 7 देश के साथ में बॉर्डर टच करता है। 7 देश के साथ में गिनो, जरा वीडियो को पॉज कर गिनो चलो 7 देश कौन कौन से हैं। देखता हूं आप लोग सही आंसर दे पाते हैं नहीं। सबसे ज्यादा किसके साथ में करता है और सबसे कम किसके साथ में करता है, अगर ये आप लोगों से कोई पूछ ले वनडे टाइप एग्जाम में, तो ये भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। याद रखना है यहाँ पर इसको। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश के साथ में, लगभग 4000 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलेगी। चाइना के साथ में दूसरे नंबर पर है, लगभग 3500। फिर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो बेसिकली ये रहता है BCPN, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एक्रोनिम बना लो ना, और यहाँ पर हो गया MBA में जो A है, जो अफगानिस्तान है, उसके साथ में सबसे कम बॉर्डर टच करता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को लगेगा यार अफगानिस्तान तो पाक ऑक्युपाइड एरिया में आता है, पाक ऑक्युपाइड एरिया में आता है, सही है। पर लेकिन हमारी कंट्री का जो मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया था, उसमें हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान के साथ में। और फिलहाल के टाइम पे कौन सा टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा, सही क्वेश्चन है ना, सही आंसर है ना, बिल्कुल गलत आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं करता है। अभी किसी स्टेट पीसीएस का शायद कोई एग्जाम था, एक बच्चे के द्वारा पेपर सेंड किया गया, उसमें देख रहा था, तो उसमें क्या दे रखा था, जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है। तो यहां पर एग्जामिनर आप लोगों के साथ में खेलेगा, और इसी खेला को आप लोगों को बचना है। क्योंकि ये खेला में अगर आप लोग फंस गए, वो चाहता ही है कि आप लोगों को फंसाया कैसे जाए। क्योंकि वो एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहे हैं ना, वो सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन मेथड के लिए बैठा है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर है ही नहीं जो इसके साथ में टच कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ में टच कर रहा है, लद्दाख वाला रीजन। ये याद रखिएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं यार। आप तो बोलोगे कि बताया तो था यार, याद नहीं रहा। ये ऐसी चीज नहीं है जो रटने वाली है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर समझने पड़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया, तो काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी तो हम लोगों ने मैप देख लिया, लोकेशन देख ली, कौन कौन सी कंट्री किसके साथ में टच करती है। अभी हम लोग बात करते हैं 2013 में यूपीएससी के द्वारा खुद यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया। इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि टॉपिक को क्यों यहाँ पर इतने डिटेल में पढ़ना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ में क्यों हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर यूपीएससी भी आप लोगों को बता रही है, तो इससे चलते आप लोग इसको आंसर को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। बेसिक पर्पज यहाँ पर मेरा ये है आप लोगों को ये बात बताने का, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आप लोगों को। क्रिटिकली एग्जामाइन द जो कंपल्शन है विच प्रमोट द इंडिया टू पे ए डिसिसिव
रोल इन द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि उन विशेषताओं का एक तरीके से समालोचनात्मक जो परीक्षण आप लोगों को करना है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के उदय में भारत को एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब 1971 की वॉर हुई उस जगह के बारे में आप लोगों से, और आज तक का क्या क्या चीजें इंडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर बता सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी जब होता है किसी चीज का तो वो एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गया और फिर यहां पर चीजें खत्म हो गई। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ लेना ताकि आप लोग क्वेश्चन को ढंग से समझ सको। तो क्रिटिकली एग्जामाइन द कंपल्सन्स विच prompted द इंडिया टू प्ले द डिसिसिव रोल इन द इमरजेंस ऑफ द बांग्लादेश। तो आप लोगों को क्वेश्चन बेसिकली एटलीस्ट इतना आप लोगों को तैयार कर लेनी है चीजें, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए कि किस चीज के बारे में बेसिकली वो पूछ रहा है। अगर वही नहीं आप लोग बता पाओगे तो फिर उसका आंसर कैसे आप लोग दे पाओगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलूंगा जहां से बांग्लादेश बना था, क्योंकि जहां से बांग्लादेश निकल कर आया वहां से चीजें अगर आप लोग अंडरस्टैंड करोगे तो आप लोग इस टॉपिक के साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं 1971 के टाइम पर। 1971 के टाइम पर अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ पैटर्न जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है पाकिस्तान, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है बांग्लादेश, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। क्योंकि दोनों का जो जन्म हुआ था यहाँ पर, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो एक एरिया इधर हम लोगों ने बना दिया था, एक एरिया इधर बना दिया था। बेसिक पर्पज यहाँ पर जो बनाया गया था कि हम लोगों को एक तरीके से अलग से जो देश बनाकर देना पड़ गया, वो थे यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, इसको अदरवाइज मत लेना। सोचो जैसे कि आप लोगों को पता है गोडसे जी के द्वारा जो है गांधी जी को गोली मारी गई। ठीक है, तो गोडसे ने जो गांधी जी को गोली मारी है, अगर सोचो वो जो गोली है गांधी जी को न मारकर वो गोली जो है मोहम्मद अली जिन्ना को मार देते तो कैसा रहता, आप लोग खुद बताओ। अगर मोहम्मद अली जिन्ना को वो गोली लग जाती उस टाइम पर और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसकी डेथ हो जाती, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं, बांग्लादेश बनता ही नहीं, ये पूरा का पूरा अखंड भारत आप लोगों को देखने को मिलता, तो कैसा रहता। मतलब आप लोग ये सोचो, ये सारी सिचुएशन जो है वो टाइम का खेल है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो उस टाइम पर जो जितना ताकतवर तरीके से इनके द्वारा एक तरीके से बंटवारे करने की बात की गई, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रेड क्लिफ। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ इसका नाम है। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, तो भाई साहब ये लाइन जो है ना, ये बेसिकली 1971 से पहले खींची गई थी। उस टाइम पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। एक सेकेंड, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। पानी पी रहा हूं, ठीक है ये मत बोलना कि चाय पी रहा हूं। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था उस टाइम पर, तो दोनों के लिए रेड क्लिफ ही आप लोग यहां पर वर्ड जो है वो यूज करोगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात होगी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तब से लेके हमारी देश ने कोशिश की है कि बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए जाए, और तब से लेकर आज तक हमारे रिलेशन अगर आप लोग देखोगे, अभी यहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना जी, वो इंडिया की विजिट पर आई और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बातें की गई। तो तब से लेकर सबसे पहला, अभी मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था यहाँ पर शेख हसीना जी का, ठीक है, तो इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई उसमें। इनके द्वारा यहाँ तक भी बोला गया कि एक तरीके से इंडिया उस टाइम पर हमारे साथ में खड़ा मिला जब हमारे साथ में कोई नहीं था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी देश में आकर। पर लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले थे वो फंसाना चाह रहे थे इनको इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के मुद्दे पर, कि चाइना को आप कैसे देखते हैं। तो इन्होंने बोला देखो यार, हम अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और लोगों की भलाई जो है वो यहाँ पर अगर किसी भी देश से हो रही है तो वो एक तरीके से उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई भी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज के डेट में चाइना भी जो है काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहा है कई तरीके से, उसकी वजह से भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में है। आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये जो छोटी छोटी कंट्री है ना हमारे पास में, ये इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसका ये इनको बड़ा फायदा होता है। ठीक है, उनकी दुश्मनी इनको फायदा पहुंचा के जाती है। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर निकल कर आई। इसमें सबसे पहले जो कुशियारा रिवर है उसके बारे में आप लोगों से बात की थी, उसका नाम याद रखिएगा, कुशियारा रिवर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में MOU यहाँ पर साइन किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सिलीहाट रीजन है जो आप लोगों को नजर आएगा बांग्लादेश के अंदर में, और उसी के साथ में जो हमारी कंट्री में आसाम के पास में जो रीजन है उसमें कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसको लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया कि कैसे कोऑपरेट करना है। ठीक है, तो दो तो चीज़ ये होगी।
तीसरा जो भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी में, स्पेस के फील्ड में दोनों कंट्री मिलकर काम करने वाली है, उसमें भी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है उसका यूज किया जाएगा रेलवे के सिस्टम में, तो उसमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप लोग इसको सोचकर भी देखो। जब बांग्लादेश हमारा पार्ट हुआ करता था उस टाइम पर यहाँ पर रेलवे चल रही थी, रोड चल रही थी, तो ऐसे आराम से हम लोग कनेक्टिविटी कर पाते थे अपने नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के साथ में। और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के साथ में जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है उतना ही वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सकते थे। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर बांग्लादेश बन गया तो यहाँ पर जो भी रेलवे की लाइन, रोड जो थे वो सारे बर्बाद हुए पड़े थे। अभी रिसेंटली ये बोला गया कि यार उनको फिर से डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कनेक्टिविटी बने जाए, तो एक तरीके से मूवमेंट यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ नजर आए, वो बात की जा रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। बांग्लादेश के रेलवे का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में प्रसार भारती जो है वो बांग्लादेश के टेलीविजन के साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट अभी आप लोगों को एमओयू के थ्रू यहाँ पर साइन किए गए दोनों कंट्री के बीच में, ताकि रिलेशन को जो है वो थोड़ा सा आगे पहुंचाया जा सके। तो ये एक पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं। इसी के साथ में कुछ और बेसिक चीजें जो कि आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर तीस्ता एग्रीमेंट एक काफी लंबे समय से चल रहा था, टेररिज्म वाला भी इशू देखने को मिलता है, और ट्रांजिट यानी कि कैसे एक दूसरे को क्रॉस करके जाना है, ये भी मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। पर लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है मैत्री, मित्रता, यारी, दोस्ती। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। ये गाना ना पूरा याद हो गया था मुझे एक बार अब तो खैर कुछ कुछ इसके जो पैराज याद बचे हुए, बस अभी इसके स्टेंजा जो होते हैं। तो मैत्री जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो इंडिया के द्वारा यहाँ पर फंडेड किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया रुस्पा रेलवे ब्रिज। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों कंट्री के बीच में, जो लगभग 64 किलोमीटर का यहाँ पर जो बनाया जा रहा है। तो उसमें भी इंडिया जो है वो क्रेडिट दे रहा है लगभग 380 मिलियन का। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके थ्रू बात की जा रही है तो यहाँ पर जो इंडिया और बांग्लादेश के पार्ट को कनेक्ट किया जाएगा। हमारी कंट्री जो है और भी कई सारे सपोर्ट बांग्लादेश को प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि 9.5 बिलियन का इंडिया जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें रेलवे की कनेक्टिविटी है और भी कई सारी कनेक्टिविटी है, जिसे अभी मैंने बताया रोड कंस्ट्रक्शन करना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली डिफेंस के बारे में बात की गई, यहाँ पर जो दोनों कंट्री मिलकर जो है वो डिफेंस के बारे में भी यहाँ पर बातें कर रही हैं। तो डिफेंस की आज से नहीं है, यहाँ पर 2018 से बात की जा रही है, अभी तो उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी इनके द्वारा बताया गया कि अपनी आर्मी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर और भी कई सारे इनके द्वारा प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ सिस्टम है यहाँ पर जो इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इनके बारे में आप लोगों को नाम याद नहीं रखने, पर लेकिन यहाँ पर इतना याद रखेगा, इनके द्वारा बोला गया कि 2030 तक का अपनी आर्मी को डेवलप करना है और इंडिया उसमें रोल प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो हम लोग दे रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इंडिया ने बांग्लादेश को यहाँ पर 500 मिलियन जो है लोन दे दिया, ठीक है, तो 500 मिलियन का लोन दे दिया और यहाँ पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी में आ गया। तो बांग्लादेश जितना पैसा चाहे उसमें से निकाल सकता है, पर लेकिन जितना पैसा निकालेगा उसी के ऊपर टैक्स पे करेगा। मान लीजिए उसने यहाँ से 100 मिलियन निकाल लिया, 100 मिलियन पर ही टैक्स पे करेगा, उसने फिर से यहाँ पर उसको डाल दिया 100 मिलियन में से 50 मिलियन, अब 50 मिलियन रहेगा तो 50 मिलियन पर ही टैक्स पे करेगा। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है ताकि सामने वाली कंट्री इसका इस्तेमाल कर सके अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिक सपोर्ट, बांग्लादेश की नेवी को ऑयल टैंकर ओशियन के अंदर जो भी है सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो इंडिया काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इसके साथ में काम कर रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है, बॉर्डर इशू को लेकर काफी सारी आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा दोनों कंट्री जो है न्यूज में रहती है। आप लोगों को पता होगा अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री जो है बांग्लादेश के साथ में मिलकर और भी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सून ये बात की जा रही है कि CEPA आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये क्या बवाल है, इसको बोलते हैं यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बायलैटरल इनके दोनों के बीच में, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करके यहाँ पर काफी अच्छे से चलने वाले हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो ट्रेड गैप है दोनों कंट्री के बीच में वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये, बांग्लादेश जो है आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि 2026 तक का बांग्लादेश जो है वो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आ जाएगा। जो फायदे बांग्लादेश को मिल रहे हैं वो फायदे फिर बांग्लादेश को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी बांग्लादेश जो है अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते इसको बहुत सारी कंट्री से फायदा मिल जाता है। पर लेकिन आज के में ग्रोथ काफी अच्छा है बांग्लादेश के अंदर में। इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशन के बारे में भी अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, तो हमारी कंट्री जो अगर बात करें बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन साउथ एशिया,
ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था आप लोगों से, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट में देकर। फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन एक्सपोर्ट का वर्ल्ड वाइड, चौथे नंबर पर आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट काफी अच्छा है, लगभग 10 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। टोटल जो आप लोग यहाँ पर 10 to 16 बिलियन अभी बढ़ता हुआ अभी यहाँ पर नजर नहीं, अभी बढ़ गया, अभी 16 बिलियन के करीब हो गया फिलहाल के टाइम पर। कोविड-19 के टाइम पर काफी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई इंडिया के द्वारा, तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें जो हैं वो अभी यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को बताई है यहाँ पर ये। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर वो हिस्टोरिकल टाइम मैंने बताई यहाँ पर, जो 1971 की जब वॉर थी उस टाइम पर मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी इनके द्वारा, तो इंडियन आर्मी ने उसको ट्रेन किया था, सपोर्ट प्रोवाइड कराई थी। कई सारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे संप्रीति हो गया, टेबल टॉप हो गया, यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश कोरपेट हो गया, एक्सरसाइज यहाँ पर बंगो सागर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बंगो सागर यानी कि आप लोग इसका नाम देखिएगा किसके नाम पर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ में संवेदना हो गया, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई सारी एक्सरसाइज है जिसमें ये एक तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, और इसमें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और यूएई मिलकर काम करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन में बांग्लादेश और इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सब कॉन्टिनेंट के अंदर में। इंडिया और बांग्लादेश जो है उसके अंदर में बात करें तो अभी सीओ की जो फोरम ये 2020 में आप लोगों को देखने को मिली थी। इसी के साथ में साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो भी आप लोग यहाँ पर नाम ले सकते हैं, यानी कि काफी अच्छे रिलेशन है। पर लेकिन ये रिलेशन किसकी वजह से है, क्योंकि शेख हसीना जी यहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई हैं, इससे पहले जो यहाँ पर महारानी हुआ करती थी उसकी वजह से कई सारे रिलेशन जो है वो खराब हो गए थे। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक सिक्के को देखकर आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग समझिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, इसके बारे में अगर बात करें, डिस्प्यूट भी है कई सारी चीजों को लेकर, दोनों के बीच में डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई देखने को मिलेगी। लड़ाई नहीं मतलब मन मोटाव आप लोग बोल सकते हैं, जैसे एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर ये बोला था कि आसाम जो है वहां पर कई सारे लोग बांग्लादेशी हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। तीस्ता रिवर को लेकर दोनों के बीच में अभी चीजों को सुलझाया जा रहा है, और बांग्लादेश जो है काफी अच्छा पार्टनर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, यानी कि जो चाइना की स्कीम है जिसमें चाइना बोलता है कि लूट लो माल, पैसा ले जाओ जितना चाहिए, बाद में जो है मैं तुमको खरीद लूंगा अपना पैसा निकालने के लिए। नहीं कहते कि एक डायलॉग कहते हैं कि हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा हरामखोर, तो मुझे याद आता है कि ये हलक में हाथ डालकर पैसा निकाल लेंगे अपने चाइना वाले जब इनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोऑपरेशन तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, मैत्री सेतु कहाँ पर है, फैनी रिवर के ऊपर में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सबरूम इंडिया और इसी के साथ में रामगढ़, ये ज्वाइंट यहाँ पर बात की जा रही जो कनेक्ट करता है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटोकॉल इंडस जो वाटर ट्रांजिट जो ट्रेड के बारे में बात करें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जो एक मोटर कॉरिडोर है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। कई सारी चीज़ें हैं, साग में दोनों पार्ट हैं, इसके साथ में बिमेस्टिक में और इंडियन ओशन रीजन में, तो ये कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि आप लोगों से जब पूछा जाएगा तो हर एक डायमेंशन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, एनर्जी के फील्ड में, इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ पर अभी ये चीज़ें हो रही है, तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो कहाँ पर दिक्कतें हैं वो भी आप लोगों को बताना है, कहाँ पर अच्छे से रिलेशन चल रहे हैं वो भी आप लोगों को बताना है। तो पूरे जब रिलेशन आप लोग अच्छे से समझ लेते हो तो तब आप लोग एक अच्छा आंसर दे पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक चीज है इंपॉर्टेंट जो याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखता हूं कौन सी आंसर इसका देता है। बात की जा रही है 2015 में एक यूपीएससी में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया मैकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्री हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ पर अगर आप लोग अगर याद रखते हैं कि एक कंट्री नहीं है, ठीक है, उस कंट्री का नाम क्या है अगर आप लोगों को पता हो। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन भी उल्टा ही पूछ लिया गया आप लोगों को, देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग कि नोट द पार्टिसिपेंट, यानी कि कौन सी कंट्री यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक तो चाइना नहीं है, बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, चाइना नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये कट हो गए, ठीक है। चाइना कौन सा है, तीसरा कट कैसे हो गए, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आंसर इसका सी होगा, यानी कि बांग्लादेश और चाइना उसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा 6 कंट्री हैं इसमें, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर 2000 में साइन किया गया था, वियतनाम के अंदर में इसकी फर्स्ट मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी। तो इसके बारे में बात रखिएगा, ये टूरिज्म, कल्चर और एजुकेशन इन सब पर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है मैकोंग गंगा चाइना से निकल कर आती है और चाइना ही इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए चाइना बार बार इसमें डाला जाता है ताकि आप लोग जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। ये यूपीएससी वाले ना बड़े ही एक तरीके से हरामी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक तरीके से उलझा पड़ा रहे इंसान। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर 2020 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी से, यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। बोला गया है द वैल्यू ऑफ जो इंडो श्रीलंका की जो ट्रेड की है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है लास्ट डिकेड में।
10 साल में यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कॉमन सेंस अगर यूज करोगे ना एग्जाम के अंदर में, मैं लिख कर दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग लगा कर ले जाओगे। ठीक है, सोचो किसी कंट्री के साथ में 10 साल तक लगातार रिलेशन जो है वो अच्छे रह सकते हैं, कंटिन्यूअसली रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्या आप लोग लगता है ऐसा कुछ होगा? तो एक तरीके से हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो जाती है जब यहाँ पर बोलते हैं 10 साल तक वही चीजें चली आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको कट कर सकते हैं पहली स्टेटमेंट को, और इसे कट करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, बोला जा रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर टेक्सटाइल एंड द जो टेक्सटाइल आर्टिकल है वो बात की जा रही है, कंस्टिट्यूट करते हैं एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाकर उठाकर देखिएगा ना थोड़ी सी, उसमें जूट इंडस्ट्री के बारे में बात की जाती है कि जूट इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये रहा था कि जो यहाँ पर जूट के जो खेत थे वो तो सारे बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, और जो जूट की जो मशीनें लगी हुई थी मैक्सिमम, जो एक तरीके से इंडस्ट्री बनी हुई थी, वो मैक्सिमम इंडिया के अंदर में रह गई थी। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर जूट की इंडस्ट्री खड़ी करी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके द्वारा यूज की जाती है। इसीलिए माना जाता है कि इंडिया जो है जूट में बांग्लादेश से पीछे है, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश के पास में चला गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हिस्ट्री उठाकर देखोगे आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट देकर तो आप लोगों को बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए करंट के साथ में, बेसिक जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, बोला गया इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया के अंदर में। आप लोगों को लग रहा है अभी नेपाल में जब आप लोगों को देखने को मिला था यहाँ पर अर्थक्वेक, उस टाइम पर कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक इंडिया का कोरोना है। याद होगा आप लोगों को, मैंने ट्विटर पर आप लोगों को एक ट्वीट भी किया था उस टाइम पर, मैंने कहा ये देखो क्या बदतमीजी काट रहे हैं। तो चाइना की एक तरीके से एवज में बातें बोल रहे थे। तो कॉमन सेंस यहाँ पर जब आप लोग लगाओगे तो आंसर निकल कर आएगा आप लोगों का बी। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में जो है आप लोगों को शांत दिमाग रखना है यार, उन्होंने गदाधारी भीम शांत, तो शांति जब आप लोगों के दिमाग में आएगी तभी आप लोग सही से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों के लिए बनाया गया यहाँ पर, ये कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर जो बोला गया यहाँ पर कौन सी करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया यहाँ पर। तो इसका अगर आंसर आप लोग देखोगे, एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो यार एक बार, उसके बाद में आंसर देखना। आप लोग ये देखो कि कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाते हैं, पूरा टॉपिक इस तरीके से आप लोग कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेयर के बारे में बात की जा रही है, तो सही पेयर क्या है? तो यहाँ पर संप्रीति आर्मी की, टेबल टॉप बेसिकली नेवी की, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट एयरफोर्स की, एक्सरसाइज जो यहाँ पर बोंगो सागर ये नौसेना की। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मोटे मोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? यह संवेदना। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो इसमें इंडिया, बांग्लादेश, यूएई और श्रीलंका ये हैं। अभी मैंने बताया था कौन कौन से देश हैं, तो करेक्ट आप लोगों से पूछा गया तो कौन सी कंट्री है? आंसर दे दिया करो मेरे दोस्त, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। यहीं पर ही गलती हो जाएगी जितनी होगी, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगी। आंसर क्या है सही? आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के साथ में, यूपीएससी में पूछाए गए क्वेश्चन भी हो गए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे लेवल के फ्रेम किए गए वो भी हो गए। इसी के साथ में आंसर राइटिंग का भी आप लोगों को क्वेश्चन हो गया, मैं बेस्ट लोकेशन भी आप लोगों की तैयार करवा दी। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करो कि एक टॉपिक की पोस्टमार्टम हो गया। अब ये टॉपिक अगर किसी बुक को भी उठाओगे ना आप लोग, इंटरनेशनल रिलेशन की, आप लोगों को जाकर देखने को मिलेगा इसी के इर्द गिर्द जो है वो इसका टॉपिक घूमता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि यही सारे पॉइंट। और वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 7.5 मिनट मिलती है, उसको अगर आप लोग अच्छे से यूज़ कर पाते हो तो मोर देन सफिशिएंट पॉइंट है इस आर्टिकल में जिनको आप लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग का पता है कहां पर जाकर लिखना है? यहां पर वीर तालियान के नाम से लगभग 72,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। एक से एक बच्चा आंसर लिख रहा है, उसके साथ में मैच करो, अपना खुद का भी आंसर लिखो और लाइफ को एंजॉय करो। पीडीएफ अगर चाहिए तो सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से, ये यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। और एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को नोट्स और इंग्लिश के सेशन भी आप लोगों को मिलते हैं। एसएलवी पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये विकीपीडिया का पार्ट 2 बोल सकते हो। ठीक है, एसएलवी पीडीएफ। ओके, तो पूरा डिस्कशन था। फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है। फीडबैक देने में लापरवाही या कंजूसी मत बरता करो। 1 सेकंड लगती है, आप लोग लाइक कर या डिसलाइक कर बता सकते हो कैसा लगा लेक्चर, और इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये लेक्चर कैसा है। ठीक है, तो फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है। ओके, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें 2 आर्टिकल मैं कवर करूंगा। एक आर्टिकल तो द हिंदू न्यूज़पेपर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउन टू अर्थ का। तो दोनों को कंबाइन कर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये हेल्थ के बारे में, बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में आप लोगों से बात करेगा।
मेडिसिन सिस्टम के बारे में अभी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो कितने रिस्क पर हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा हम लोग काफ़ी बड़े दिल के लोग हैं, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। यही आप लोगों को कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिला। आज की डेट में अगर आप लोगों को बात बताऊं कुछ आंकड़े तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। दुनिया भर में जो गरीब कंट्री हैं उसमें अभी ये माना जा रहा था कि मार्च 2022 तक ओनली 3% लोगों को क्या मिला है, उनको पहला डोज मिला है। जो डोज हमारी कंट्री में हम लोग एक डोज तो मैक्सिमम लोग लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी भी कंट्री है दुनिया में जहां पर ओनली 3% लोगों को कोविड-19 की दवाई यहां पर देखने को मिली है। और इसी के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई इनकम कंट्री का वो 60% है। हालांकि 60% जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि बस 60 ही यहाँ पर है, क्योंकि टारगेट तो ये रखा गया था कि हम लोग लगभग जो टारगेट था वो 70% था इनका, ठीक है, कि हम लोग मिड 2022 तक यानी कि एक तरीके से जून तक 2022 तक कि 70% जो है पॉपुलेशन को सबको हम लोग दवाई प्रोवाइड करा देंगे कोविड-19 की। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो अमीर लोग हैं उनका नंगा नाच आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि अमीर लोगों को जब बोला गया कि भाई साहब ये कोविड-19 की दवाई बनाई है इसके ऊपर जो रॉयल्टी आप लोग लगाते हो उसको कट कर दो, तो सारे के सारे अमीर कंट्री जिसमें यूएसए ने सबसे पहले मना कर दी। बोला कि अगर हम लोग यहाँ पर ये रॉयल्टी कट कर देंगे इसमें से एक तरीके से तो यहाँ पर हम कैसे पैसे कमा पाएंगे और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं। और इंडिया ने दुनिया को दवाइयाँ प्रोवाइड कराई है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अमीर कंट्री ऐसे हैं जो रिसोर्सेज के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले वो अपने ऊपर फोकस देते हैं, मरने वाला सामने कोई मर जाए, क्योंकि धरती के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं अब ये थोड़ा ना कि वो अमीरों के लिए ही बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक तरीके से नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, जो गरीब है उसका तो बेटा राजा बन ही नहीं सकता। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। और इंडिया अभी फिलहाल जो मेडिसिन डिप्लोमेसी में इंडिया का जो नाम है वो सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं WHO के अंदर जो दवाई जाती है या फिर किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाई की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा दवाई जो है वो इंडिया प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम लोग जेनरिक दवाई के अंदर में एक बहुत बड़ी मार्केट है। पर लेकिन उस टाइम पर जब बात करें पैसे की जरूरत होती है तो यहाँ पर इंडिया जो है एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, जो एक तरीके से गरीब कंट्री है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि अमीर कंट्री यहाँ पर इवन बिल गेट्स जैसे इंसान ने भी यहाँ पर अपना हाथ खींच लिया था। वैसे तो बहुत बड़े उन्हें कहते एक तरीके से वो बने फिरते हैं कि हाँ हम लोग पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, तो पर लेकिन जब प्रेशर बना यहाँ पर अफ्रीका के देश के जो लोग हैं उन्होंने यूएन के अंदर में खड़ा होकर बोल दिया कि भाई साहब जितने लोग हमारे यहाँ कोविड-19 की वजह से नहीं मरे इतने भुखमरी की वजह से मिल जाएंगे यहाँ पर, ये यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर के टाइम पर। तो ऐसे ऐसे भी शब्द यहाँ पर देखने को मिले। तो यानी कि जो गरीब कंट्री है वो हर तरीके से मारी जाती हैं, तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और दवाई के मामले में बात करें तो इंडिया ने बहुत हेल्प यहाँ पर की है। वो अलग बात है कि जब सेकेंड लहर हमारे देश में आई उस टाइम पर हम लोग थोड़ा सा जो है पीछे हट गए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोगों की जान जाने लगी तो हम लोग उस टाइम पर थोड़ा रुके, वरना एंड मूवमेंट तक हम लोगों ने लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये तो खैर वैसी बातें हो गई, आप लोग ज़्यादातर ऐसा ज़्यादा लिख नहीं पाओगे कि हाँ ठीक है, एक ओवरव्यू आप लोगों के माइंड में रहेगा। ये दूसरा जो आर्टिकल में बात की जा रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें लैक ऑफ बेसिक हाइजीन, यानी कि आप लोगों को वहाँ पर साफ स्वच्छता देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से 3.85 बिलियन लोग जो हैं वो रिस्क पर बैठे हुए हैं। ये एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। यानी कि ये क्या बता रही है रिपोर्ट, ये बता रही है कि अगर ये साफ सफाई नहीं की गई तो इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी कि लोग जो हैं लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये इनके द्वारा बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, जिससे चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसका नाम क्या है। नाम इसका जो बेसिकली दिया गया है वो दिया गया है JMP। JMP का मतलब क्या है, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसका है, तो याद रखिएगा इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर जो यूनिसेफ है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये वर्ल्ड वाटर वीक के ड्यूरेशन में यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोगों को करना है।
अभी कुछ की हाइलाइट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोला यह जा रहा है कि बेसिक हाइजीन यानी कि बेसिक जो साफ सफाई होती है वो आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत निकल कर आ रही है। यानी कि बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल खत्म है। नॉर्मल इंसान की कैसे जिंदगी चलेगी, उसकी लाइफ जो है वो रिस्क पर पड़ गई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा पेशेंट जो होता है हाथ धोने के लिए वहां पर साबुन भी नहीं कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। एल्कोहल बेस जो एक तरीके से सैनिटाइजर वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में बेसिक साफ सफाई जो है 51% जो है जो एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है, आधों में देखने को मिलेगी, आधों में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मतलब हैंड वॉश तक की छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है रेस्ट रूम में भी अगर जाकर बैठते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 के टाइम पर यह बताया गया था कि अगर आप लोग अपना हाथ धुलते हो तो एट लीस्ट आप लोगों को 20 सेकंड तक आप लोगों को अपने हाथ रगड़ने हैं, तब जाकर अगर कोरोना वायरस है तो वो मरेगा आप लोगों के हाथ में से, उस पर्टिकुलर साबुन से या फिर सैनिटाइजर से जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। इसकी वजह से बोला यह जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, न्यूबॉर्न बेबी या फिर कोई बुजुर्ग लोग जो कि बीमारी है, तो यहाँ पर उनकी सेहत पर एक बहुत ही गहरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि लगभग 6,07,000, ठीक है, 6,70,000 के करीब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपनी लाइफ जो है उनको गवा देते हैं, ठीक है। किसकी वजह से यहाँ पर ये इसी चीज़ की वजह से कि साफ सफाई नहीं देखने को मिलती है और उनकी बॉडी इतनी ताकतवर होती नहीं है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इसके खिलाफ जो है अपनी ताकतगिरी दिखा सके। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो डिजीज ट्रांसमिशन जब निकल कर आता है तो ये आप लोगों को कंडीशन निकल कर आती है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आप लोगों को गरीब एरिया में देखने को मिलेगा। लगभग 90% जो पोर्शन है वो ईस्ट और इसी के साथ में साउथ ईस्टर्न रीजन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो ये हरकतें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा जो पोर्शन है इसका ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में लोग जो हैं वो परेशान इसकी वजह से नजर आएंगे। यानी कि ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से मरते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और हाइजीन जो है ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर ये लाइफ का पार्ट नहीं है तो हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट कर लेना, वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो सेफ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है वॉश। ये यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ कैसे इसको लेकर चलना है, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्या है वॉश का फुल फॉर्म? इसको बोलते हैं वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। तो ये 3 शब्द से मिलकर बना होता है, तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी जरूरी है। तो मल्टीपल बेनिफिट जो वॉश है हेल्थ केयर सिस्टम में वो रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिजीज बर्डन है वो कम होता हुआ नजर आएगा, डिजीज प्रिवेंशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कई बार डिजास्टर हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है। अगर वही नहीं रहेगी तो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं जो इन बीमारियों की वजह से दिक्कत में जाते हैं। तो खासकर अगर बात करें जैसे टॉयलेट की फैसिलिटी है, ठीक है, वहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग किसी जैसे कि नहीं बस स्टैंड पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर टॉयलेट देखने को मिल जाए तो इंसान का उसमें जाकर एक तरीके से टॉयलेट करने का मन नहीं करता है। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी सुधारी जा रही है, पर मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है वहाँ पर पानी नहीं होता है हाथ धुलने तक के लिए भी, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है हालांकि, पर लेकिन रियलिटी में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया स्वच्छ भारत टॉयलेट के बारे में बात की जा रही है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वाटर इन रूरल कम्युनिटी ये नहीं देखने को मिलेगा। आइजल सेफ वाटर स्टेशन बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में वॉश अलाइड यहाँ पर ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, पर रियलिटी में जो रिजल्ट देने वाले काम है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है अगर रियलिटी में सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे रिपोर्ट के बारे में मैंने बात करा, तो इसमें यूनिसेफ है एक, तो इसके बारे में याद रखिएगा। यूनिसेफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज के यहाँ पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है तो बच्चों के फंड का है, बेसिकली बच्चों के ऊपर फोकस देना। 1946 में बनाई गई न्यूयॉर्क के अंदर में। इसी के साथ में टोड जो यहाँ पर हेट्रेम इसके आज के दिन में प्रेसिडेंट है। ये यहाँ पर इसका जो नाम है आप लोगों को मैंने बता दिया, ये यूनाइटेड नेशन इसके पापा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। मोंकी पॉक्स के बारे में बात कर लीजिए, कोरोना के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो ये न्यूज़ में है। इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि 5 रिपोर्ट हैं, इनमें से कोई भी रिपोर्ट देकर पूछ लेगा बताओ ये रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिशन एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, इसे वो एक तरीके से एम्बिशन ही एम्बियंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, तो ये आप लोगों को रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सही है, इसके बारे में पता होना चाहिए।
एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं जिनमें से एक आप लोगों को इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को ये बनाया गया था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो शब्द है ना एम्बिएंट, इसका मतलब होता है व्यापक, यानी कि लार्ज स्केल पर जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में भी ये बातें बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट और यहाँ पर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। कौन सी रिपोर्ट जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है यार, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, और इसके बारे में बताइए सही आंसर क्या है। अभी डिटेल में बताया मैंने क्या है सही आंसर, डी सही आंसर है। काफी डिटेल में आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक्रोनिम क्या है यूनिसेफ का, उसके बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसी के साथ में एजेंसी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड कराने के लिए एक सपोर्ट और डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ओनली 1 2 बोथ या फिर नन। तो पॉजिटिव बातें बोली जा रही हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट अक्सर आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलती है, तो सही है। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो पता होते होते भी क्वेश्चन गलत कर देते। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया था? तो ये भी आप लोगों को बताया, ये तो बता ही दो या ये भी आंसर मेरे से पूछोगे बताओ चलो आंसर। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, वो इससे रिलेटेड नहीं, वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे के बारे में पूछा गया, बायो टॉयलेट यूज किए गए थे। 2015 में क्वेश्चन आया, डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर बनाए गए थे। तो इसमें बोला गया कि जो बायो टॉयलेट है यहाँ पर वो फंगल इनोकुलम वो यहाँ पर बेसिकली इनिशिएट किया जाता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया डिकम्पोज करने के लिए अमोनिया और वाटर निकलता है वेपर में, ये बोला गया। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ये ठीक है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, तो ये है यहाँ पर, क्योंकि बायो डिजास्टर बनाया गया था इन्हीं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि बीमारी ना फैले। रेलवे ट्रैक पर जो एक तरीके से पोटी की जाती थी उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे रेलवे ट्रैक जो है बेकार रहते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर टैंक यहाँ पर बनाया गया, जिसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। और इसके अंदर से मेथेन गैस निकलती है, ना कि यहाँ पर आप लोगों की अमोनिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये न्यूज़ में है, उस टाइम पर जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर ये अलग से टॉपिक तैयार किया था मैंने। ठीक है, तो यानी कि अपने आपको आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम पर जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टॉपिक तैयार है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक, कन्फ्यूजन हो तो बताना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को बता दी एक एक कर कर। क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी है। 2 ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ और वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया है। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया वो भी, और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो भी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसका निचोड़ है बैकग्राउंड और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से जी लगाकर। और बाकी आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरे बिना पूछे ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है कि हाँ कैसे आपका दिन आज का रहने वाला है, कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया। अगर मैं ना भी पूछूं तो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, और मॉर्निंग में उठकर टाइम पर आ जाना है, क्योंकि अगर आप लोग ये आदत डेवलप कर लोगे, इसके फायदे पता है आप लोग क्या देखने को मिलेंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठोगे ना, उस टाइम पर यार आप लोग मॉर्निंग के अगर पर्सन नहीं हो तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस पर्टिकुलर आदत की वजह से अपना सिलेक्शन खोकर बैठे हुए हैं। ठीक है, कि रात को देर तक जग रहे हैं, सुबह को उठते नहीं है। जब उठते हैं उनका सोने का टाइम होता था सुबह, कि हाँ सुबह सोने का टाइम हो गया स्टार्ट, भाई साहब सुबह 4-5 बजे से और 10 बजे तक सो रहे हैं। वहाँ पर देखा प्रीलिम्स ही होता है 9:30 से 11:30, अब वहाँ पर झपकी आई जा रही है, एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार पढ़ रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है, जो सही है उसको भी गलत करके आ रहे हैं। तो ये हरकतें होती हैं अगर मॉर्निंग में टाइम पर उठने की आदत नहीं रखोगे। तो ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट, अगर आप लोग एक तरीके से विद्यार्थी जीवन में अगर आप लोग हैं तो ये आदत आप लोगों को जरूर डेवलप करनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठकर आप लोगों का माइंड जो है वो ढंग से काम करे, उसके लिए आप लोगों को अपनी बॉडी क्लॉक को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, गांठ बांध लो ये बात। ठीक है, हेल्थ जो है उसके बारे में एक और टॉपिक है यहाँ पर लेकिन ये छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग के बन सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और एक तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में बात करें तो बोला गया एनसीडी जो ब्रांच है वो स्टेट में बूस्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ के अंदर में ढांचागत विकास के लिए। ये बात मनसुख मांडविया साहब के द्वारा बोली गई है। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में जब हेल्थ जाती है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, और राइट टू लाइफ जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आप लोगों का आता है जरा बताइए।
एनसीडी क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि एक तरीके से आप लोग एक ऐसा सेंटर जो कि बीमारी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पर डिजीज का सर्विलेंस करेगा, यानी कि बीमारी के बारे में चेक करेगा कहाँ कहाँ पर हो रही है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके बेस पर क्या क्या स्टेट को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता हुआ ये आएगा। यानी कि ये जो सेंटर है ये आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत लार्ज स्केल पर काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का नाम पहले क्या हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल बीमारी क्या होती है, एक इंसान है जिसको टीबी की बीमारी है, उसके साथ में खाना खाओगे, उठोगे, बैठोगे तो आप लोगों को भी टीबी हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। टीबी जो है, मेरे जो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे फादर साहब जो हैं वो आर्मी में थे, तो वहाँ पर फ्रेंड था, तो उसके साथ में खाना पीना बैठना सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। वहाँ पर आर्मी में एक दूसरे के साथ में रहते हैं आराम से, तो उस टाइम पर टीबी हो गई थी, तो 6 महीने तक मिनिमम इलाज कराना आप लोगों को पड़ता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। यहाँ पर मास्क लगाना आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, पर लेकिन अगर टीबी के किसी भी आप लोग सेंटर पर जाओगे वहाँ हमेशा लोग आप लोगों को मास्क लगाए हुए मिलेंगे। ठीक है, जो कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया सेंटर, जो मलेरिया ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से ओरिजिन है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिजीज पे ध्यान रखने के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसको ढंग से कंट्रोल कर सके, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, बाकी और भी ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलती है इसके, जैसे राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, बिहार के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इनके अलग अलग एरिया में भी ब्रांच बना रखी है, इसीलिए बोला गया कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर ताकि स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो सके। इसके जो बेनिफिट क्या है यहाँ पर इस ब्रांच के, बेसिकली तो एक तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। पाइवेटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा ढांचा, यानी कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, उसके अंदर इक्विपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोई बीमारी हो रही है तो फटाफट उसको डिटेक्ट किया जाए, उसके बारे में बात की जाएगी। तो इसको स्टेट ब्रांच के तौर पर भी यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी कि क्या चल रहा है, उसके बारे में पता चलाया जा सके। तो अपने ही आप में आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा तरीका है यहाँ पर चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने का। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग बोलते हैं आज के दिन में कि हाँ इसको इंसान को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी हो गई, वो सब चीज़ें वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि इंसान जो है जो दवाइयाँ उसको दी गई है वो टाइम पर नहीं ले रहा है, या फिर दवाइयाँ उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वहाँ पर होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीजन बनते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके बारे में पूछे तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। आर्टिकल देखने के बाद में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करो अपने आप से और उसको करेक्ट करो, तब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। ठीक है, फंक्शन जो बोला गया वो नोडल है यहाँ पर, डिजीज को सर्विलेंस करना और प्रिवेंट करना। इंस्टीट्यूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो सही आंसर क्या बताइए, चलिए देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, कॉमन सेंस से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है कि करेक्ट आंसर बताना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसमें क्यों बढ़ोतरी होती है, उसका रीजन क्या है। पहले बोला गया जेनेटिक है, ऐसा आप लोगों को लगता है जेनेटिक होगा यहाँ पर, ये मतलब माँ बाप को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी है, बच्चे को आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बात बोली गई है। बात की जा रही है इनकरेक्ट डोज अगर मेडिसिन के ले लेते हो, बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली जा रही है। पहला जैसे गलत हो गया, दूसरा करेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरा बोला गया है यूजिंग जो एंटीबायोटिक होती है इनने लाइव स्टॉक, यानी कि फार्मिंग के अंदर जैसे कि जानवर वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मल्टीपल क्रोनिक जो डिजीज होती हैं उसकी वजह से हो जाता है। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज होती है उसकी वजह से डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर हाँ उनकी दवाई अगर गलत तरीके से ले जा रही है तो इनडायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर बी एंड यहाँ पर बी, यानी कि 2 और 3। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करना है, और यूपीएससी ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहना है, आने वाले टाइम पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर आप लोगों को करके चलना है अपने आप को। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी एक नई मिनिस्ट्री, नया मंत्रालय बनाया गया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बोला गया। उसको अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है कि सेंटर के द्वारा अनाउंस किया गया है नेशनल लेवल कमिटी ड्राफ्ट करने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय सहयोग नीति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
आज के टाइम की जो नेशनल पॉलिसीज है कोऑपरेटिव के फील्ड में 2002 में बनाई गई थी, यानी कि अभी हम लोग 2022 में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि 20 साल पुरानी पॉलिसी हम लोग लेकर चल रहे हैं। तब तक तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, प्रॉपर मोबाइल फ़ोन भी लोगों के पास में नहीं हुआ करते थे, मेट्रो वगैरह का भी कोई सिस्टम नहीं था। आज के डेट में हम लोग 5G के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में, तो ये फुलफिल करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो भी मैंडेट है, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे लेकर चलना है, क्योंकि हमारे देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो कि लगभग 29 करोड़ के करीब मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लार्ज स्केल पर, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी या हाउस होल्ड, इनमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 97 यानी कि 97वां संविधान में संशोधन किया गया था 2011 में, जिसमें हमारे देश में कुछ एडिशन किए गए संविधान के अंदर में। सबसे पहला तो पार्ट 3 में किया गया, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को पता है। तो इसमें जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी का मतलब कोऑपरेटिव, याद रख लेना यहाँ पर, इसमें कोऑपरेटिव सेट किए गए। दूसरे नंबर पर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस पार्ट में आते हैं आप लोगों को बताना है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं ये बताना है। इसमें आर्टिकल 43B ये ऐड किया गया। कई सारे स्टेट पीसेस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ये, तो यहाँ पर ये स्टेट बेसिकली सपोर्ट करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ठीक है, इसी के साथ में जब पार्ट 9 में आप लोग जाएंगे, तो पार्ट 9 में जो बी है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रखी गई यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा पार्ट 9 में। ठीक है, तो पार्ट 9 में बी में आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलेगी। आप लोग बोलोगे ये कहाँ से आ गया, आप लोगों को पता है पार्ट 9 के जो पार्ट 9 है उसमें आप लोगों को पंचायत देखने को मिलती है। पार्ट जो 9 का जो यहाँ पर ए देखने को मिलेगा उसमें म्यूनसिपैलिटी है। पार्ट 9 का बी जो है उसमें आप लोगों को कोऑपरेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है किस लिस्ट में आती है। संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को नॉर्मली यूनियन लिस्ट बोलते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। इसलिए हा हुल्ला हो रहा था जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएगी, ये बोला जा रहा था कि ये आज की डेट में आने वाले टाइम में जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अंदर एक इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके चलते यहाँ पर काफ़ी इशू था। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए ये वो है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, चक्षु आप लोग खुल जाएंगे, कोई तेरी यहाँ से तो क्वेश्चन आ रखा है, हाँ भैया क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए आप लोग को ये पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में। तो जिस तरीके से आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा 2+2 जो है वो मीटिंग इंडिया और यूएसए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक अलग लेवल की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसके अंदर डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके द्वारा इंटरेक्ट किया गया यहाँ पर इनके साथ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंडिया और यूएसए की है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो है, एक तरीके से ये बेसिकली इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पर बोला जा रहा है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथन द इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है, किस किस फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, डायस्पोरा के फील्ड में, गवर्नमेंट जो है मिलकर काम करे उसके फील्ड में। ठीक है, तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मार्केट में एक नई दवाई आई है जिसका नाम है यहाँ पर इनकोवैक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये दवाई किसके लिए है, ये कोविड-19 के लिए है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये कैसी दवाई है, तो इंट्रानसल, यानी कि एक तरीके से ऐसी दवाई है जिसको नाक के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाक में जो है कुछ भी पाइप वगैरह डाल के जो है बॉडी के अंदर में दवाई पहुंचाई जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी बीमारी है उसका इलाज इसके द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो ये जो दवाई है, अगर बात करें सबसे अच्छी बात क्या वो जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, एक मोटिवेट करने वाली बात है इस दवाई के बारे में। ये दवाई किसके द्वारा बनाई जा रही है, ये दवाई बनाई जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा, हमारे देश में ये दवाई बनाई जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी फास्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इस वैक्सीन का, क्योंकि इस वैक्सीन काफ़ी फास्टर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नाक के थ्रू बॉडी में यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ट्रेन पर्सनल जो है उसका भी कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन लगाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी नाक में को देकर उसको ड्रॉप डालने में कम दिक्कत होगी, तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद सोचो, एक इंसान को इंजेक्शन लगाने में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर नाक में कुछ 2 बूंद जिंदगी की डालने में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेनिंग तो है पर बहुत कम रहेगी, उसको तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर कॉस्ट भी रिड्यूज इसकी हो जा रही है, तो ये सारे फायदे यहाँ पर अभी इसके देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी दवाई आप लोग बोल सकते हो।
जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बात की जा रही है अंडर विच स्कीम द स्कॉलरशिप फॉर पीएम केयर चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को बताना है। बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सही आंसर क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि वनडे टाइप एग्जाम में जो है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसका है इंडियन काउंसिल फॉर जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, तो ये अभी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 2021-22 में कंपेयर, अगर 2021-22 को अगर कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर के साथ में, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बोला गया कि ट्रेंड टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हो रही है तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज ही होंगी। अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो ये चीज़ें आप लोगों को इंक्रीज होती आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी जो है वो सप्लाई करेगी अस्त्रा मैक 1 एयर टू एयर मिसाइल। यहाँ पर कौन है यहाँ पर जो काम करने वाली है? ठीक है, तो इसमें कौन सी है ये कंपनी, याद रख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाए तो BDL है। BDL की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, बाकी HAL, BEL और DRDO की फुल फॉर्म आप लोग बता दो, देखता हूँ कौन कौन सही तरीके से बता पाता है। छोटी छोटी चीज़ें पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों के सामने है ये मंथन मतलब सोचना चीज़ों के बारे में। नितिन गडकरी साहब के द्वारा ये बेंगलोर में जो है मंथन स्टार्ट किया गया और इसकी थीम भी रखी गई है। थीम क्या थी? आइडिया टू एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक्शन लेने का टाइम आ गया। वैसे भी बेंगलोर में पानी भरा हुआ है तो उसका पानी निकालने का भी टाइम आ गया। यहाँ पर बेसिक पर्पज़ क्या है कि स्मार्ट सस्टेनेबल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर मंथन करने की बात की गई यहाँ पर नितिन गडकरी साहब के द्वारा। ठीक है, तो आइडिया टू एक्शन का मतलब ये कि सस्टेनेबल चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मोहल्ला मन्नकपुर। ठीक है, ये बीसी के साथ में अंबागढ़ चौकी, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सामने नया डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है। आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं, क्या आप लोगों को अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट पता है? कितने जिले यहाँ पर हो गए राज्य में? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में राज्य का नाम लिख के। भारत जोड़ो यात्रा ये तो चल ही रही है, एक अलग ही लेवल है ये। इंडिया और यूके जो है उनके द्वारा ज्वाइंटली साइबर सिक्योरिटी की एक्सरसाइज, ये अभी मैंने डिस्कस की थी। इंडिया ने विटनेस किया है जो पीपल टीचर रेशो, तो हमारे देश में ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसी के साथ में नासा और एक्सोम, ये दोनों बेसिकली यूएसए के हैं, मिलकर स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। न्यू जो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी जो है, जिसको यहाँ पर ISTEM बोला गया, इनिशिएटिव वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्लेस इन न्यूज़ है, यहाँ पर न्यूज़ में भी था, यहाँ पर 4 ये है चिनारी आइलैंड। 4 चिनारी आइलैंड कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, डल लेक। ठीक है, इससे कनेक्टेड है यहाँ पर 4 चिनारी आइलैंड। तो इससे आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर बॉलीवुड का जो सॉन्ग नहीं है अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देखेगा यहीं पर ही ये फिल्माया गया था, जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये नाम किसके नाम से निकल कर आया है? ये नाम यहाँ पर चिनारी ट्री है जिसके नाम से ये नाम निकल के आया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 4 बेसिकली चिनारी, रूपा लेक या फिर रूपा लेक, यहाँ पर ROOP है तो रूपा। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो किसी का नाम भी हो तो अपने नाम से कनेक्ट करके आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं मैं बेस्ट, अगर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को लेकर चल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक को इस तरीके से देखो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। SLV कमांडो ऑफिसर पूजा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये आप लोग याद रख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर एप्पल के जो हेड है, यहाँ पर नाम क्या इनका, नाम याद आ रहा है? टिम कुक है ना तो इनके द्वारा भी यहाँ पर अपने वर्जन लॉन्च किए गए अलग अलग, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। 5 नए शब्द जो कि आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे वोकैबुलरी की फील्ड में, या फिर आंसर राइटिंग में भी नई वोकैबुलरी मिलेंगी, या फिर NDA CDS के अंदर एग्जाम देने जाते तो वहाँ पर भी रोल प्ले करेंगे। कैलेसनेस ये है बेसिकली बेरहमी, रूडनेस, इनसेंसिटिव आप लोग बोल देते हैं कई बार। इसी के साथ में डिसइंचेंटमेंट, ये होता है मोह भंग करना, यानी कि एक तरीके से किसी की चीज़ में ज़्यादा संलिप्त न रहना। एग्रीवेट ये है छेड़ना, एक तरीके से किसी चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना। नॉर्म्स होते हैं आदर्श, यानी कि यूजुअल स्टैंडर्ड।
मैंडेट, ये शासन देश आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का रह गया सी सेट का, ये क्वेश्चन है डेली आप लोगों को दिया करूंगा, इसके बारे में आप लोगों को डेली क्वेश्चन रहा करेगा, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और आंसर भी इसका बता दिया करूंगा, आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आंसर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट डे बता दिया करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लिया कीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट डे का आंसर आप लोगों को बता दिया करूंगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, और मॉर्निंग में उठकर अपने शेड्यूल को ढंग से फॉलो कीजिए, एक एग्जैक्ट टाइम पर आप लोगों को वीडियो मिल रही है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक करना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, थोड़ा सा लेक्चर यार लेंदी हो जाता है क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कई सारे बच्चे अजीब तरीके के मेल लिखते हैं, फिर अंदर से थोड़ा दुख भी होता है, पर लेकिन ठीक है, थोड़ा सा यार सह लूंगा मैं, ठीक है, मतलब कहने का यार ये तो आप लोग थोड़ा सह लो मुझे, ठीक है, आप लोगों को फायदा रहेगा, ओके।